जय हिंद आप सभी को। क्या हाल है आपके? आई होप सब ठीक है। और हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं जिसमें 2 क्लासें हमारी हो गई हैं, ये तीसरी क्लास है। इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी ग्रुप में अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये यहाँ पर भी हमने लगा दिया है। जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं वो वहाँ जा करके कर सकते हैं, ठीक है। हमने 2 क्लासें ऑलरेडी खत्म कर लिया, अब तीसरी क्लास की बारी है। हम अर्थ पे आ गए थे, अब अर्थ में भी बात करें तो इंटीरियर पार्ट पढ़ने वाले हैं हम आज, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? इंटीरियर पार्ट। अंदर झांकेंगे कि क्या है अर्थ के अंदर। आज का जो एजेंडा रहने वाला है सॉरी, किस किस टॉपिक पे बात होगी तो देख लो। अंदर कैसे पता चलेगा कि क्या है, तो कुछ सोर्सेस देखेंगे हम, उसके बाद हम डिवीजन देखेंगे, डिसकंटिन्यूटी देखेंगे, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, ये सारी चीजें हम मोटा मोटी देखेंगे, ठीक है। डिटेल में पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। जो बच्चा अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, और सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिएगा। आते हैं पॉइंट पे। हम आ गए थे पिछली क्लास में अर्थ पे। तो अर्थ के हमने ऊपर वाले पूरे हिस्से पर अध्ययन कर लिया, क्या क्या चीजें हैं मोटा मोटी जान ली सारी बातें। अब हम आज अर्थ के अंदर वाले एरिया में चलेंगे और देखेंगे कि अंदर में कैसा दिखता है, क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या चीजें हमारे को देखने को मिलती हैं। अच्छा, अब अंदर जाना है तो आसान तो है नहीं कि गड्ढा खोदा और चले गए। तुम्हें पता है कि अर्थ का जो रेडियस है वो कितना होता है? 6371 किलोमीटर के आसपास होता है लगभग औसतन, ये तुम्हें पता है। अब एक बात बताओ जरा, तो क्या 6371 किलोमीटर अंदर जाना आसान है? नहीं, बहुत कठिन है। क्यों? अभी हम देखें, क्योंकि नीचे जब जाते हो आप तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ते जाता है काफी ज्यादा, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे बढ़ता है। देखो, तो हमें अंदर के बारे में आखिर पता चला कैसे? तो कुछ सोर्सेस हैं। सबसे पहले आता है डायरेक्ट सोर्स, ठीक है। डायरेक्ट क्या क्या सोर्सेस हैं? तो डायरेक्ट सोर्सेस वो हैं जो अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें हैं उसको बताते हैं। सबसे पहले एक तो माइनिंग, जो हम खनन करते हैं, ठीक है। अवैध है या वैध है वो बात की बात है। जो भी खनन होती है, माइंस जिसको कहते हैं, माइनिंग कहते हैं, चाहे वो कोयला निकालने के लिए, मिनरल्स निकालने के लिए, गोल्ड्स निकालने के लिए, ठीक है। कई सारे जगह पे तो वहां से पता चलता है कि हाँ भाई अर्थ के अंदर क्या क्या है। जैसे साउथ अफ्रीका में एक 3-4 किलोमीटर तक डीप गड्ढा खोदा गया है, वहां पर पता चला कि भाई अंदर में क्या क्या है। दूसरा है ड्रिलिंग, ठीक है। एक तो ड्रिलिंग वाली टेक्नोलॉजी भी आ गई है कि हमें ड्रिल करो। जैसे एक इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो कि एनसीईआरटी में आपके मेंशन है, वो है कोला द्वीप का, ठीक है। कोला ड्रिलिंग का, जो कि कहाँ है? आर्कटिक ओशियन, रशिया के आसपास, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? कोला द्वीप। यहाँ पर तकरीबन 12 किलोमीटर गड्ढा खोदा गया है, ठीक है। और ये अभी तक का सबसे ज्यादा खोदा जाने वाला एरिया है जहां तक हम स्टडी कर पाए हैं। अदरवाइज हम इससे ज्यादा ड्रिल करते हैं या अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, तो वहां सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। दो तो ये हो गए। तीसरा एक और रिसोर्स है, जैसे वॉल्केनो आता है ना, आपने देखा होगा ज्वालामुखी फट रहा है तो उसमें क्या क्या चीजें निकल रही होती हैं। उसमें से कई सारे गैस निकलते हैं, मिनरल्स निकलते हैं, केमिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है। गैसेस निकल रही हैं, डस्ट निकल रहा है, तो उससे भी आइडिया लगता है कि हमें सब जमीन के अंदर क्या क्या है। अब लिमिटेशंस मैंने आपको बता दिया कि कुछ किलोमीटर तक ही हम अंदर जा पाए हैं, हालांकि कोर बहुत डीप है। और तुम्हें पता है 6371 किलोमीटर जाना कितना कठिन है, जब आज तक सिर्फ हम 12 किलोमीटर ही जा पाए हैं, ठीक है। कई जगह भी इससे ज्यादा भी चला गया है, लेकिन अभी तक ज्यादा कोई बात समझ नहीं आई। अब आते हैं हम जरा इनडायरेक्ट सोर्स के बारे में समझते हैं। इनडायरेक्ट सोर्स वह है अप्रत्यक्ष स्रोत जिसको कहते हैं हम, कि इसमें क्या क्या चीजें हमें पता चलती हैं, समझ लो। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इनडायरेक्ट में क्या क्या, सबसे पहला तो है सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव क्या है अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, कि जो भूकंप के वेव, भूकंप की तरंगे आती हैं, तो तुम्हें पता है कहीं पर ज्यादा महसूस होता है, कहीं पर कम महसूस होता है। तो एक बात आइडिया लगा सकते हो कि भाई साहब कुछ ना कुछ तो इस बनावट में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, या समानता नहीं है, तभी कहीं पर ज्यादा महसूस हो रहा है, कहीं कम महसूस हो रहा है, ठीक है। तो एक तो वो है, ठीक है। उसके स्पीड, उसका डायरेक्शन, ये सारी बातें। और ये काफी काफी हद तक कामयाब भी है, मतलब सक्सेसफुल भी है अंदर की बातों को बताने में। दूसरा है मेटियोराइट। हमने पहली क्लास में मेटियोर, मेटियोराइट, एस्टेरॉइड, ये सब चीजें पढ़ी थी कि जो भी उल्का पिंड आते हैं पृथ्वी पर, तो हमने देखा कि भाई उसका स्ट्रक्चर, उसका मटेरियल अर्थ के मटेरियल से काफी ज्यादा सिमिलर दिखता है हमारे को, ठीक है। तीसरा है ग्रेविटी वेरिएशंस। तुम्हें पता है कि पोल्स वाले एरिया में, पोलर वाले एरिया में तुम्हें पता है कि ये पृथ्वी है, ये कैसा है? ऑबलेट स्फीरॉइड है, मतलब
पोल्स के पास चपटी है, ठीक है, और इक्वेटर के पास ऐसे बल्ज है, फुली हुई है। ये क्यों है ये बता चुका हूं मैं पिछली क्लास में। तो ये जो एरिया है यहाँ पर ग्रेविटेशन काफी ज्यादा लगता है, इस वाले एरिया में ग्रेविटेशन कम लगता है। तो ये भी एक कारण है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। चौथा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्यों? क्योंकि जब ड्रिल करा जाता है तो पता चलता है अंदर में आयरन है, ठीक है, अंदर में निकल है, तो अलग अलग जगह जितना जितना उसका कंसंट्रेशन उस हिसाब से वहां मैग्नेटिक फील्ड भी काम कर रहा है। तो ये भी एक इनडायरेक्ट सोर्स पता चलता है। पांचवा है हीट फ्लो। तुम जैसे जैसे डेप्थ में चले जाओगे ना, डेप्थ के अंदर, जमीन के अंदर गड्ढा खोद के, तो टेम्परेचर और प्रेशर और डेंसिटी, ये तीनों चीजें बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। समझ आ गई बात? बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है टेम्परेचर प्रेशर बढ़ता है घटता है क्या होता है, तो ध्यान रखना है दोनों ही बढ़ते हैं जब आप जमीन के अंदर जाते हो। और ये सारी बातें पता है कि भाई साहब हमारे जो पृथ्वी है उसमें अलग अलग लेयर्स हैं, अलग अलग डेंसिटीज हैं, इन सब चीजों से हम थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा सके। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स निकल करके आती हैं, जैसे कि सिस्मिक वेव्स जो है वो सबसे मोस्ट रिलायबल सोर्स है अंदर के स्ट्रक्चर को पता करने के लिए। दूसरा है मिटियोराइट है, वो प्रूफ करता है कि अर्थ जो है वो मेटल रिच कोर है, ठीक है। मतलब जो हमारा कोर है, तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि क्रस्ट, मेंटल, कोर, 3 लेयर्स हैं। इनमें जो कोर वाला एरिया है, कोर वाला जो लेयर है वो मेटल से बना है, काफी ज्यादा वहां मेटल प्रेजेंट है। तीसरा ये कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो हमारे को मिलता है वो इनडायरेक्ट सोर्स से मिलता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आ जाते हैं जरा हम इसके डिवीजन पे, ठीक है। अब दो तरीके से डिवीजन करेंगे, एक तो केमिकल डिवीजन करेंगे, दूसरा फिजिकल डिवीजन करेंगे। केमिकल डिवीजन मतलब किस किस चीज से मिलकर के बना है, उसके आधार पर हम 3 परतें बनाएंगे, जैसे तुम पढ़ते हो क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है ना। इसमें क्या है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। जैसे क्रस्ट तुम्हें पता है सियाल कहते हैं, इसको सियाल क्यों कहते हैं? क्योंकि सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर के मोटा मोटी सी चीज से बना है। उसके अलावा कहीं कहीं मैग्नीशियम भी देखने को मिलता है। पढ़ेंगे डिटेल में, अभी थोड़ा सा धैर्य रखो, 2 मिनट में ये सब डिटेल में, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ये क्रस्ट जो है सबसे लाइटेस्ट होता है, सबसे हल्का होता है। दूसरा नंबर आता है मेंटल। मेंटल जो होता है इसको हम सीमा कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये सिलिका और मैग्नीशियम दोनों से मिलकर के बना है, और ये मेजर पार्ट बनाता है पूरे अर्थ के वॉल्यूम का, सबसे ज्यादा पार्ट इसी के पास है। तीसरा आता है कोर वाला एरिया। तो कोर के बारे में देखो, वैसे तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, क्योंकि वहां कोई पहुंच ही नहीं पाया, और उसका टेम्परेचर जितना जो सन का बाहरी टेम्परेचर था ना, तकरीबन 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो कोर का भी टेम्परेचर लगभग इतना ही है, इसलिए वहां तो पहुंच पाना बहुत कठिन है। तो ये हो जाता है, इसको हम निफे जोन कह देते हैं या निफे कह देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर निकेल और आयरन काफी ज्यादा मात्रा में माना जाता है कि वहां पर काफी प्रेजेंट है। ये सबसे डेंस पार्ट है, ठीक है, सबसे ज्यादा घनत्व वाला एरिया है, सबसे ज्यादा मेटल्स या कह लो तुम तत्व, यहाँ पर तत्व नहीं, क्या कहते हैं, धातु, ठीक है, धातु वाला एरिया सबसे ज्यादा ये है। अब तुम यहाँ पर पिक्चर से देख सकते हो। सबसे पहले जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे समझना, ये जो ऊपर का लेयर है, यहां से लेकर ये नीला, और इसके नीचे वाला ये काला वाला, ये पूरा का पूरा क्या है, क्रस्ट है। ये देखो पहले, ये मोटा देखो, ये ऊपर वाला क्या है, क्रस्ट है, ठीक है। उसके अलावा ये बीच वाला जो है ये क्या है, ये मेंटल है, क्या है, मेंटल। और ये जो अंदर वाला है ये कहलाता है कोर। अब इसको हम थोड़ा जूम करके देखें तो यहाँ देखो, ये वाला जो एरिया है यहां से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, ये पूरा का पूरा क्रस्ट कहलाता है, जो कि थिकनेस आप देख सकते हैं 0 से 100 किलोमीटर तक। जस्ट क्रस्ट के नीचे होता है क्या, मेंटल। अब इस मेंटल को ना दो अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। जैसे अपर मेंटल जो होता है उसको हम एस्थीनोस्फीयर कह देते हैं, ठीक है। इसका क्या महत्व है अभी हम आगे देखेंगे। और इसके नीचे है लोअर मेंटल, ये पूरा पूरा मेंटल है। मेंटल के बाद आ जाता है कोर। कोर भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक आउटर कोर और एक इनर कोर, ठीक है। इनके डायमीटर रेडियस लिखे हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना है कि जो क्रस्ट वाला पार्ट था ना, तो क्रस्ट वाला पार्ट प्लस ये जो मेंटल का ऊपर वाला पार्ट है, ये स्थिनोस्फीयर किसका पार्ट है, मेंटल का पार्ट है। तो स्थिनोस्फीयर मिलकर के क्या बना लेते हैं, ये दोनों मिलकर के बना लेते हैं आपका लिथोस्फीयर। ये दोनों एक साथ मिलकर के कहलाते हैं क्या, लिथोस्फीयर, ठीक है। अभी हम डिटेल में एक एक करके इन सबको समझते हैं, और तब जाकर के बात बनेगी। सबसे पहले क्रस्ट को देखते हैं। तो क्रस्ट की अगर हम बात करें तो क्रस्ट को हिंदी में कहते हैं परपटी। पहली बात क्या याद रखनी है, पहला कि ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, मतलब पृथ्वी का सबसे बाहरी परत है। थिकनेस इसकी अलग अलग है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि दो तरह के क्रस्ट हैं। एक तो ये पानी वाला है, पानी वाला कहाँ पर होगा, ओशियन वाला, समुद्री होगा। और एक है जो जिस पर हम रहते हैं, मिट्टी वाला एरिया। तो दो तरह के क्रस्ट पाए जाते हैं। जैसे एक को कह देते हैं ओशियनिक क्रस्ट, जिसपे पानी वाला है, जिस पर महासागर है, और एक कहलाता है महाद्वीपीय परपटी या कंटिनेंटल क्रस्ट। तो जो ओशियनिक क्रस्ट है ये डायमीटर में कम होता है, तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर मोटा ही होता है। तुम्हें पता ना, समुद्र थोड़ा सा वो होता है। और जो मिट्टी वाला एरिया, जो कि हम ऊंचाई पर है, क्यों? क्योंकि हमारा डायमीटर, हमारा मोटापा ज्यादा है,
तो 30 से लेकर के 60 किलोमीटर तक ये मेनली पाया जाता है। हिमालयन रीजन में तकरीबन 70 किलोमीटर तक भी मोटा देखा गया है। अब इसकी मोटा मोटी अगर हम बात करें तो ओशियन ओशियन जो है वो थिनर होता है कॉन्टिनेंटल वाले पार्ट से, ये बात समझ आ गई। एक और बात ध्यान रखने, जो आपका एनसीईआरटी कहता है कि ये ब्रिटल इन नेचर होता है। ब्रिटल मतलब मारो तो टूटता है, तुम्हें पता है ना कि मिट्टी को छुओ तो वो भी टूटने लगता है, ठीक है, बिखरने लगता है, तो सही बात है। इसका जो एवरेज औसतन डेंसिटी है वो तकरीबन 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, हल्का होता है, कम होता है उससे, ठीक है। कई जगह इसका रेंज 2.7 से लेकर के 3 तक दिया होता है और मेंटल का 3 से ज्यादा दिया होता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। औसतन 2.7 माना गया। कंपोजिशन आपको पता है कि सिलिका और एल्यूमिनियम दोनों से मिलकर के मतलब मेजर इन्हीं चीजों से मिलकर बना है, और भी चीजें हैं बट मेनली ये है, तो इसलिए इसको हम सियाल कह देते हैं, ठीक है, सियाल कह देते हैं। अब देखो यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि अर्थ का जो क्रस्ट है उसका कंपोजिशन क्या है। इसको याद रखने के लिए ध्यान रखना, ओ सियाल, ओ सियाल आई सी एस, ठीक है, ओ सियाल आई सी एस, बस ये 6 आपको याद रखने हैं। आपसे कोई नंबर नहीं पूछेगा, कोई डेटा नहीं पूछेगा, बस इसका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। तो आपको कैसे याद रखा है, ओ सियाल आई सी एस, ठीक है। ओ से ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर क्या होता है आपका आई से आयरन, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद आपका सोडियम, ठीक है। आप कहोगे सर ऑक्सीजन यहाँ सबसे ज्यादा है, तो मेरे भाई ऑक्सीजन क्या है, एटमॉस्फेयर का भी हिस्सा है। ऑक्सीजन बाहर वाले लेयर में भी। क्रस्ट क्या है, जो मोटा मोटा जो मिट्टी वाली बात हो रही है, पानी वाली बात हो रही है, ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा सिलिकॉन देखने को मिलता है। तो बट आपको याद रखना है ये वाला पूरा का पूरा रेशियो, ये पूरा का पूरा अनुपात, अगर आपसे कोई पूछ दे कि क्रस्ट का कंपोजिशन बताइए तो यही सीक्वेंस रखना है, OCl ICS। बाकी सारे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो मेरा काम है इसको सिंपल करके दे देना, सारी बातें तो लिखी हुई हैं ही, तुम पढ़ सकते हो, लेकिन थोड़ा सिंपल हो जाता है बता देने से, काफी लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाता है। वही काम मैं करने बैठा हूँ यहाँ पर, तो सारी चीजें सिंप्लीफाई करके मैं दूंगा। उसी का ये रहा जो इंपॉर्टेंट वाला है, उसका अलग से मैंने एक लिस्ट बना दिया है, तो आप देख लेना। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ क्रस्ट पे। जैसे मैंने आपको बताया 2 तरीके का क्रस्ट है, एक तो कॉन्टिनेंटल जिसको महाद्वीपीय पर्पटी कह देते हैं, और दूसरा है ओशियनिक जिसको महासागरीय पर्पटी कह देते हैं। अच्छा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहाँ होगा, मिट्टी वाला पार्ट, और ओशियनिक क्रस्ट कहाँ होगा, सागर वाला पार्ट। तो ये वाला मैंने बताया 5 से 10 किलोमीटर मोटा होता है, और ये कितना होता है 30 से 60 किलोमीटर। इसका जो होता है डेंसिटी है 2.7 और ओशियनिक का 3 होता है। मैंने बताया था ना कि इसका रेंज क्रस्ट का कहां से होता है, 2.7 से 3 तक। तो आप देख सकते हो कैसे 3 तक होता है। अब देखो रॉक की बात करें तो ये ग्रेनाइट का बना हुआ होता है इस पे, और यहाँ पर बसाल्ट का बना हुआ होता है। जब रॉक चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में कवर करेंगे। कंपोजिशन की बात करें तो ये सियाल होता है और ये सीमा होता है। सीमा इसलिए क्योंकि मैग्नीशियम का बना होता है, आपने देख लिया। ये पुराना है, ओल्डर है, ये यंगर है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये क्या बनाता है, महाद्वीप बनाता है, और ये क्या बनाता है, ये ओशंस के फ्लोर बनाता है। मतलब जो भी आपके क्या कहते हैं महासागर है उनके बेस को बनाता है। अब क्विक फैक्ट्स एक बार देख लो क्या हमने पढ़ा। पहला ये पढ़ा कि क्रस्ट थिकर होता है एंड लेस डेंस होता है, ये हमने देख लिया। और वो क्या होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है थिकर होता है और लेस डेंस होता है, डेंसिटी कम होती है, इसलिए वो क्या होता है, तैरता है, फ्लोट करता है। वो जो क्या कहते हैं उसको, समंदर वाला था, समंदर वाले को हम क्या कहते हैं, ओशियनिक, ठीक है। देख लो इतने देर में भूल गया। ओशियनिक क्रस्ट, तो ओशियनिक क्रस्ट क्या होता है, भारी होता है, नीचे होता है, उसके ऊपर ये तैरता रहता है। ओशियनिक क्रस्ट वही बात यहाँ लिखा हुआ है, नीचे होता है जो कि तैरता रहता है। क्रस्ट और अपर मेंटल मिलकर के क्या बनाता है, लिथोस्फीयर, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और क्रस्ट पूरे पृथ्वी का सिर्फ लगभग 1% वॉल्यूम में होता है। सबसे ज्यादा कौन होता है, मेंटल, तकरीबन 84% वॉल्यूम अकेले उसी के पास है। किसके पास, मेंटल के पास। उसके बाद आता है कोर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं मेंटल पे। क्रस्ट हमने डिटेल में देख लिया, अब मेंटल में जितना जरूरत है उतना पढ़ो। मेंटल की अगर हम बात करें तो ये जस्ट इसके नीचे, क्रस्ट के नीचे से लेकर के मेंटल 2900 किलोमीटर डेप्थ तक रहता है, ठीक है। तुम देखो क्रस्ट कहां तक था, तकरीबन 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक। तो 100 किलोमीटर से नीचे लेकर के 2900 किलोमीटर तक, लगभग 2800 किलोमीटर का डेप्थ किसके पास है, तो वो है मेंटल के पास। तुम कहोगे सर इसके पास तो कम है, इससे ज्यादा तो कोर के पास होगा। मेरे भाई भले इसके पास कम है लेकिन चौड़ाई तो ज्यादा है, चौड़ाई ज्यादा है इसलिए इसके पास एरिया भी ज्यादा होगा। ये भी तो ध्यान रखना है। तुम सोचते नहीं हो बेटा, तुम सोचते नहीं हो। कोर वाले का एरिया भी तो छोटा है, भले उसकी गहराई ज्यादा है तो क्या है। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा टेम्परेचर और प्रेशर जैसे जैसे नीचे जाओगे वो बढ़ते जाता है, मैंने आपको बता दिया। और नीचे में पाया जाता है क्या,
सेमी मोल्टन स्टेट जिसको हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, ये भी सीमा का बना हुआ होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना होता है। अपर मेंटल, मैंने बताया आपको कि मेंटल का जो अपर वाला पार्ट है, ठीक है, अपर वाला जो पार्ट है, तो ये अपर वाला पार्ट जो है किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, एस्थेनोस्फीयर। और ये क्रस्ट मिल जाए इसके साथ तो क्या कहलाता है, ये दोनों मिलकर के लिथोस्फीयर कहलाते हैं, ठीक है। इसी क्रस्ट में बैठा हुआ है मैग्मा। जब हम वोल्केनो पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मैग्मा कैसे बाहर निकलता है और वोल्केनिज्म होता है, यानी ज्वालामुखी फटती है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रस्ट के बारे में इतना ही जाना, मेंटल के बारे में इतना ही जाना, काम हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। कोर के बारे में देखते हैं हम, किसके बारे में, कोर के बारे में। तो कोर के बारे में जब जाने तो कोर के बारे में नाम से पता चल रहा है कि सबसे मुख्य चीज होगा, सबसे अंदर मेन में होगा, केंद्र में होगा कोर, ठीक है। तो इनर मोस्ट पार्ट होता है, सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। जैसे मैंने अब बताया आपको कि सन के लेयर पर जितना टेम्परेचर है तकरीबन 6000 डिग्री सेल्सियस, तो इसके पास भी उतना ही है। कॉम्पोजिशन इसका निफे कहते हैं हम, निफे मतलब निकल और आयरन का बना हुआ, ठीक है। डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा डेंस होता है, ये पहले ही देख चुके हैं हम। और आगे बात करें तो ये भी दो पार्ट्स में बटा है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर लिक्विड होता है, ये पूछा गया है, स्टार मार्क कर लो, ठीक है। और इस लिक्विड होने के कारण, चूंकि यहाँ पर मेटल्स काफी ज्यादा हैं, मेटल्स वहां पिघल रहे हैं, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, चुंबकीय प्रभाव जनरेट होता है। इनर कोर की बात करें तो इनर कोर में क्या है कि वो सॉलिड है, इनर कोर सॉलिड है और आउटर कोर लिक्विड है, ठीक है। इनर कोर सॉलिड क्यों है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कहा, फिजिकल डिवीजन पर। हमने केमिकल में देख लिया तीन, क्रस्ट, मेंटल, कोर। और अब हम आ जाते हैं फिजिकल में। फिजिकल में देखो मोटा मोटे बहुत शॉर्ट में देखेंगे, जैसे लिथोस्फीयर तुम देख चुके हो ऑलरेडी, जिसमें क्रस्ट और अपर मेंटल यानी एस्थेनोस्फीयर आ जाता है। इसकी जो मोटाई होती है वो तकरीबन 0 से 100 किलोमीटर के आसपास होती है। और इसके नीचे आ जाता है एस्थेनोस्फीयर। तुम्हें पता है कि मेंटल का ऊपर वाला पार्ट होता है, एस्थेनोस्फीयर कहलाता है, जिसके पास मोल्टेन मैग्मा होता है। यही मैग्मा बाद में बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो ये ज्वालामुखी बनेगा। फिर उसके नीचे लोअर मेंटल होता है, लोअर मेंटल को हम मिजोस्फीयर कह देते हैं, जो कि एस्थेनोस्फीयर के नीचे होता है। ये रिजिड होता है, हाई प्रेशर होता है यहाँ पर। और कोर को दो हिस्सों में बांटा था, आउटर कोर और इनर कोर। आप देख सकते हो इन सब के बारे में लिखा गया है। तो ये हो गया आपके फिजिकल डिविजन्स और केमिकल डिविजन्स। यहां से आप देख लो क्विक रिविजन्स के तौर पर कि केमिकल डिवीजन में 3 आते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। और फिजिकल डिवीजन में 5 लेयर आते हैं, हमने देख लिया। उसके अलावा सियाल हमने किसको कहा, क्रस्ट को, सीमा कहा मेंटल को, और निफे कहा कोर को। लिथोस्फीयर में क्रस्ट और अपर मेंटल आ जाते हैं। एस्थेनोस्फीयर सबसे, एस्थीनो शब्द का मतलब ही वीक होता है। एस्थीनो शब्द का मतलब क्या होता है, वीक होता है। तो वीक लेयर होता है, वीक मोल्टन लेयर होता है, पिघला हुआ। अभी हम आगे देखेंगे डिटेल में इसको। और आउटर कोर की बात करें, लिक्विड होता है, इनर कोर सॉलिड होता है। ये पूरा का पूरा आपका डेटा निकल के आता है इस पूरे अभी तक जितनी बातें हमने पढ़ी। अब आ जाते हैं डिसकंटिन्यूटी में। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यू मतलब लगातार, डिसकंटिन्यूटी मतलब जैसे मान लो ये 2 लेयर है, क्रस्ट है और मेंटल है, या क्रस्ट के बीच में कोई 2 लेयर है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। तो इनके बीच में कोई ऐसे दरार आ जाए, या कोई ऐसी रुकावट आ जाए, कोई ऐसी डिसकंटिन्यूटी आ जाए जिसके कारण ये दोनों एक साथ ना मिले, तो इसको हम डिसकंटिन्यूटी कह देंगे, या असंततिया कह देते हैं। अब इसमें अलग अलग होते हैं, जैसे पिक्चर्स में पहले देख के समझो। देखो क्रस्ट को यहाँ पर अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट 2 हिस्सों में बांटा जाता है। वैसे जैसे अपर मेंटल, लोअर मेंटल बांटा जाता है, अपर कोर और आउटर कोर और इनर कोर बांटा जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है, ऐसे याद रख सकते हो, सीएम रावजी लाल, सीएम रावजी लाल, ठीक है, सीएम रावजी लाल। कैसे, अब देखो अपर कोर, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, इन दोनों को बांटेगा सी। सबसे पहले आता है सी, तो ये बांटेगा ऊपर वाले को यानी क्रस्ट वाले को। तो क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, सी बांटेगा। सी से होता है कोनोरॉड, ठीक है। अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट को बांट दिया। दूसरा नंबर, अब क्रस्ट और मेंटल को एक डिवीजन करेगा। तो क्रस्ट और मेंटल को कौन डिवीजन करता है, वो है एम, सीएम राव। तो एम से मोरिक होता है, जो क्रस्ट और मेंटल यानी अपर मेंटल को अलग अलग करता है। अब अपर मेंटल लोअर मेंटल को एक अलग करेगा, कौन है वो है रेपटी। वो अपर मेंटल लोअर मेंटल को अलग अलग करता है। अब उसके नीचे थोड़ा आ जाए तो लोअर मेंटल और आउटर कोर, इन दोनों को अलग कौन करता है, गुटेनबर्ग, ठीक है, जी से गुटेनबर्ग। और उसके बाद आ जाए तो आउटर कोर, इनर कोर को कौन अलग करता है, लेमैन, ठीक है, लेमैन कहता है, जिसको लाल से हम डिनोट कर रहे हैं। तो सीएम राव जी लाल, सीएम राव जी लाल, ऐसे याद रख सकते हो। वो सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, जो जिसको डिफरेंशिएट करता है वही इंपॉर्टेंट है, कौन किसको अलग कर रहा है, ठीक है। चलो
इनके जो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको ढूंढा था उनके नाम भी यहाँ दिए गए हैं, मेनली वही है जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो इसमें क्या ही देखें आप बताओ। अब आ जाते हैं हम अर्थक्वेक पर यानी भूकंप पर। तो भूकंप की बात करें हम, तो तुम्हें पता है कि अर्थ शेक करता है यानी दहल जाता है, जिसको कह देते हैं कंपन होना, ठीक है ना। तो उसको हम कह देते हैं क्या, अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक कई सारी चीजों के कारण होता है। सबसे पहला कारण है वो है आपका टेक्टोनिक कॉज। तुम्हें पता है कि जो पृथ्वी है हमारी, इतने तो तुम बच्चे हो नहीं, इतने तो पता ही होगा तुम्हें, 10वीं क्लास में तो पढ़ाई होगी, 9th-10th में आपने पढ़ाई होगा कि कई सारे ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्लेट्स मिलकर के हमारे पृथ्वी का निर्माण करते हैं। कंटिनेंट्स यानी महाद्वीप और महासागर अलग बात है, लेकिन उसके अलावा कई सारे प्लेट्स हैं इस पर लगे हुए पृथ्वी पर, बड़े छोटे, जो आपस में जुड़ करके निर्माण करते हैं हमारी पृथ्वी का। अब ये प्लेट्स है ना, आपस में जहां जहां इनके ज्वाइंट है वो मूव करते हैं। अब मूव करने के कारण जो रीजन या फिर जो ये फील होता है हमें, उसको हम टेक्टोनिक कॉज कह सकते हैं, टेक्टोनिक रीजन कह सकते हैं। इसके कारण भी भूकंप हमारे को महसूस होता है। दूसरा है वॉल्केनिक कॉज, जैसे कहीं ज्वालामुखी फटे तो उसके कारण भी कई बार हमारे अर्थक्वेक फील होता है। इसके बाद बात करें तो कोलैप्स। कोलैप्स जैसे कैसा होता है, तो कोलैप्स मतलब जैसे मान लो कहीं माइनिंग है, बहुत ज्यादा गड्ढा खोद रखा है, जैसे तूने देखा ना वो 3 किलोमीटर तक ड्रिल कर लिया था, अब अचानक से एक दिन वो धंस जाए, तो धंस जाए तो उसके कारण भी हो सकता है कि कोलैप्स हो जाए। चौथा नंबर है ह्यूमन इंड्यूस्ड। ह्यूमन इंड्यूस्ड का मतलब है मानव द्वारा किया गया कोई ऐसा कृतज्ञ जिसके कारण भूकंप आ सकते हैं। जैसे डैम बन जाए, डैम बन जाए तो क्या हो जाता है, जैसे मान लो ये डैम बन गया, अब डैम बनने के बाद यहाँ पानी रोका 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 रोका, यहाँ प्रेशर बन गया, तो वहां जो नीचे में प्लेट है तो उस पर भी तो प्रेशर बन रहा है, तो इसके कारण क्या हो सकता है कि उसमें मूवमेंट में दिक्कत आ सकती है और उसके कारण भूकंप महसूस हो सकता है। न्यूक्लियर टेस्ट कहीं कर रहा है मानो तो भी हो सकता है, डीप ड्रिलिंग करना उसके कारण भी हो सकता है। तो ये सारे मेजर 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 कारण से जिसके कारण हमारे को अर्थक्वेक महसूस हो सकता है। अब आ अब आ जाते हैं कहाँ पे, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक पर, ठीक है। तो जो आपने रीजन देखा ना, कॉज देखा, उसी के आधार पर टाइप, जैसे टेक्टोनिक प्लेट के इधर उधर होने से अगर अर्थक्वेक आता है तो उसको टेक्टोनिक अर्थक्वेक 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 कह देते हैं, ठीक है, या टेक्टोनिक भूकंप कह देते हैं हिंदी में, जिसमें क्या हो रहा है, प्लेट की बाउंड्री जो है आपस में मूव कर रही है या जो भी हो रहा है। ये एक चीज यहाँ पर लगे हाथ देख ही लो। जैसे तुम्हें पता है दो तरह, मान लो ये प्लेट ए है, प्लेट बी है, ठीक है, ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, हमने मान लिया। अब कई तरह से मोशन ये कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। एक तो ये है कि ये एक दूसरे से दूर जाए, तो अगर ये दूर जाए तो बीच में ये जो दरार है इसके कारण भी हमारे को कई सारी दिक्कतें महसूस होंगी, ठीक है। इसके कारण क्या हो सकता है, नीचे से जो मटेरियल है वो आग बन करके या भाप बन के निकल सकता है, जैसे ज्वालामुखी फटता है वो हम आगे देखेंगे। एक ये है सबडक्शन जोन जहां बनता है, इसके कारण भी वोल्केनो फटता है। कैसे, जैसे मान लो ये एक तुम्हारा क्या हो गया, प्लेट है, और एक ये प्लेट हो गया, तो दोनों जब आपस में ऐसे टकरा रहे हैं, तो टकराने के बाद क्या होता है ना कि एक प्लेट मान लो जो हल्का है, जो भारी है, वो क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ घुसेगा, ठीक है, अंदर की तरफ घुसेगा, तो अंदर की तरफ चला जाता है। अब वो अंदर की तरफ जाएगा तो नीचे कौन बैठा हुआ है, एस्थीनोस्फीयर बैठा हुआ है। एस्थीनोस्फीयर क्या है, जलता हुआ मैग्मा है, आग का गोला है, वहां जाएंगे। अब ये गए जैसे आग भड़क उठा, और ज्यादा भड़केगा 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 और ऊपर वोल्केनो बन के फट जाता है, तो उसके कारण भी तुमने देखा वोल्केनो का कारण भी भूकंप होता है। अब तीसरा एक तरीका है कि ये आगे पीछे, ऐसे आगे पीछे मूव कर रहा है तो भी हो सकता है, ठीक है। आगे पीछे मूव करने से क्या हो जाता है, दरार आ सकती है या फॉल्ट बन सकता है, जिसको फिशर कह देते हैं। समझ आ गई बात। अब आ जाओ यहाँ पर टाइप्स पे। तो टाइप्स पर आ जाए तो सबसे पहले हमने टेक्टोनिक वाला टाइप देख लिया। टेक्टोनिक क्यों होता है, जब दोनों प्लेट आपस में मूवमेंट कर रही है, उसके कारण अगर भूकंप आ रहा है तो टेक्टोनिक प्लेट कह देते हैं। दूसरा हमने देख लिया वोल्केनो आने के कारण अगर भूकंप आ रहा है तो वोल्केनिक। कोलैप्स भी हमने देख लिया, एक्सप्लोशन हमने देख लिया कि अगर कहीं धमाका हो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर टेस्टिंग चल रही है, ब्लास्ट हो रहा है, डैम्स बना रहे हैं, तो उसके कारण अगर भूकंप आ रहा है तो उसको हम कह देते हैं कि हाँ भाई चलो ये एक्सप्लोशन वाला है। सी फ्लोर, ठीक है, या सबमरीन अर्थक्वेक। कई बार होता है क्या कि समंदर के नीचे में ही, ठीक है, कई सारी दिक्कतें हैं, जैसे वोल्केनो समंदर के नीचे में हम देखेंगे मिड ओशियनिक रीजन्स वाले वोल्केनोस, ठीक है, तो वहां से भी भूकंप आने के चांसेस हैं। सुनामी एक है इसका सबसे अच्छा उदाहरण, ठीक है। चलो, अब टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक हमने देख ली, सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं, सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पर जो अर्थक्वेक से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले यहाँ देखो, ये मान लो, पहली बात ये याद रखना है कि जो अर्थक्वेक होता है ना, वो जितने भी नेचुरल अर्थक्वेक हैं वो ज्यादातर कहाँ होते हैं, लिथोस्फीयर में ही होते हैं, ठीक है। नेचुरल अर्थक्वेक कहाँ पर लाई करते हैं, कहाँ पर इसका ओरिजिन होता है, लिथोस्फीयर में। तो लिथोस्फीयर तुम्हें पता है कि क्रस्ट वाले से, क्रस्ट वाला और अपर मेंटल वाला एरिया होगा,
तो मान लो ये एरिया है जहां पर सेंटर है, यहां से क्या हो गया, एक एनर्जी जनरेट होकर के ऊपर निकल रही है। अच्छा, अर्थक्वेक में क्या होता है, एक वेव होता है, सिस्मिक वेव हम आगे पढ़ेंगे, जो निकलता है आपस में, ठीक है, जनरेट होने के बाद निकलता है। अब उसे निकलने के कारण कंपन हमें महसूस होता है। तो देखो, जिस पॉइंट से ये अर्थक्वेक निकल रहा है उस पॉइंट को हम फोकस कह देते हैं। इसी फोकस का दूसरा नाम हाइपोसेंटर होता है। क्या होता है, हाइपोसेंटर होता है। सारी बातें लिखी गई हैं, बस अभी सुन लो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो जमीन के नीचे वाला पॉइंट है जिसको हमने फोकस कह दिया। जमीन पर तुम जहां पर हो वो एक अलग पॉइंट होगा जहां पर महसूस होगा कि भाई इस पॉइंट पर सबसे पहले महसूस हुआ। तो उस पॉइंट पर जहां पर सबसे पहले महसूस हुआ और उसके बाद से चारों तरफ फैल गया तो उसको हम एपिसेंटर कह देते हैं, ठीक है। वही बातें यहां पर लिखी गई हैं। सबसे ज्यादा डैमेज अब बताओ जरा कहां पर होगा, वहीं पर होगा जहां पर एपिसेंटर होगा। ऊपर में जहां पर पॉइंट होगा वहीं पर होगा। फॉल्ट क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये जानने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। जरा हम सिस्मिक वेव समझ लेते हैं, भूकंपीय तरंगे समझ लेते हैं। तो तुम्हें मैंने बताया कि भाई साहब क्या होता है कि एक एनर्जी से वेव निकल रही है, इस वेव के कारण हमारे को कंपन महसूस हो रहा है, ठीक है। अब ये कंपन किसी भी कारण से हो सकती है, चाहे वो प्लेट के टकराने से या दूर जाने से या वोल्केनो के आने से या बॉम्ब ब्लास्ट से, किसी चीज से हो सकता है। उस होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये वेव जनरेट होंगी, ये वेव तरंगे निकलेंगे और इसके कारण हमें भूकंप महसूस होगा। तो उन्हीं वेव्स को जिसके कारण भूकंप महसूस होता है हम उनको सिस्मिक वेव कह देते हैं, या भूकंप के दौरान निकलने वाली ऊर्जा तरंगे कह देते हैं। अब ये जो है फोकस से निकलती होंगी, ऑब्वियस बात है, फोकस वाले पॉइंट से निकल करके अलग अलग दिशाओं में जाती होंगी, तो फोकस से निकलती हैं। अब इसको दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक होता है बॉडी वेव, दूसरा होता है सरफेस वेव। कैसे कैसे देखते हैं काम करता है ये। बॉडी वेव नाम से ही पता चल रहा है कि भाई साहब वैसा वेव है जो पूरे के पूरे अर्थ के बॉडी में तैरता होगा, घूमता होगा। तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा ग्रेटर होता है फोकस पर, वहां से फोकस से निकल करके हर डायरेक्शन में अर्थ के बॉडी से होता हुआ हर डायरेक्शन में ये क्या करता है, मूव करता है। अब इस बॉडी वेव के दो मेन टाइप होते हैं। सबसे पहला है पी वेव, स्टार मार्क कर लो, यहां से क्वेश्चन आते हैं। पी वेव का पूरा नाम क्या है, प्राइमरी वेव या लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। पी वेव के बारे में तीन चार बातें ही याद रखनी है। पहला ये कि फास्टेस्ट वेव है, फास्टेस्ट वेव है तो सबसे पहले अराइव होगा। तो ये क्या कर देता है, हमारे को अर्थक्वेक के बारे में पता करने में ये मदद करता है, ठीक है। पहली बात इतना ध्यान रखना है। दूसरा ये पुश और पुल, ठीक है, पुश और पुल मतलब आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है। तो इस मोशन के कारण क्या होता है कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लो ये वेव है, ये वेव है, आपको साउंड वेव में मैंने बताया था ये वेव है काफी ज्यादा। तो जब वेव की डेंसिटी काफी ज्यादा हो जाए, मतलब वेव्स आपस में टकराने लगे, काफी पास पास में आ जाए, पास पास में आ जाए, तो ये कंप्रेशन कहलाता है। मतलब एक दूसरे से कंप्रेस हो रही है, दब रही है, संकुचित हो रही है, तो वो कंप्रेशन कहलाता है। तो वैसे ही जैसे ये अर्थक्वेक की प्राइमरी वेव्स हैं, ये आपस में काफी क्लोज आ जाए तो वो कहलाता है कंप्रेशन, और अगर दूर दूर हो जाए तो कहलाता है रेयरफैक्शन। सिंपल। अब आ जाओ, तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, वो ये है कि भाई साहब ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से होकर के ट्रेवल कर सकता है। स्टार मार्क कर लो, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं ये। चौथी बात कर ले तो ये सबसे कम डैमेजिंग होता है क्योंकि बहुत आसानी से आता है और पास करके चला जाता है, तो हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि भाई साहब कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है। पी फॉर प्राइमरी, पी फॉर फर्स्ट टू अराइव, इतना ही इसमें ध्यान रखना है। अब दूसरा जो पार्ट है वो है सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव क्या है, सेकेंडरी वेव को कहते हैं सेकेंडरी वेव या ट्रांसवर्स वेव। अच्छा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडिनली क्या करता है, मूव करता है। अभी हम देखेंगे आगे लिखा हुआ है। और ये जो है ये ट्रांसवर्स वे में मूव करता है। देखो एस वेव जो होता है ये स्लोअर देन पी वेव होता है, ये सिर्फ सॉलिड में जाता है। एस वेव, एस फॉर सॉलिड, सिर्फ सॉलिड से मूव करता है, और पी वेव तीनों से मूव कर सकता है। ये अप डाउन मूव करता है या साइड साइड में मूव करता है। कैसे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, या साइड साइड में, ठीक है, साइड साइड में। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये उससे ज्यादा कंपन महसूस करवाता है हमारे को, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये लिक्विड से नहीं जा सकता है, ये ध्यान रखना है। तो तुम्हें आइडिया लग गया ना कि भाई इसी सब से आइडिया लगा होगा जो साइंटिस्ट थे कि भाई साहब कहीं पर लिक्विड है तभी वहां पर एस वेव हमें महसूस नहीं हो रहा है, कहीं पर सॉलिड है, लिक्विड गैस है, वहां पर पी वेव महसूस हो रहा है। समझ रहे हो ना। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो कैसे कैसे ये पूरा पूरा मैकेनिज्म होता है, थोड़ा बिल्कुल ब्रीफ में हम समझते हैं। जैसे पी वेव इकलौता वैसा वेव है जो कि पैरेलल वाइब्रेट करता है। कैसे, पैरेलल वाइब्रेट करता है, एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। बाकी जितने हैं ना वो तीनों के तीनों वेव अभी हम देखेंगे। एक तो एस वेव देख लिया, बाकी दो और वेव होते हैं, एल और आर वेव। तो ये तीनों वेव जो होते हैं, ये तीनों के तीनों वेव परपेंडिकुलर वो करते हैं, ठीक है, प्रोपेगेट करते हैं या परपेंडिकुलर चलते हैं। बाकी
पी वेव है वो कैसा चलता है, वो पैरेलल चलता है, समानांतर चलता है। तो ये क्या करता है कि पहले तो ये जब मान लो चलना शुरू किया तो ये क्या करता है कि एक तरीके का प्रेशर बनाएगा, जो भी आसपास में मटेरियल रखे हैं उस प्रेशर को किस डायरेक्शन में बनाएगा, जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में उन पर प्रेशर बनाएगा। उस प्रेशर के कारण मान लो यहाँ पर एक कोई सामान है, यहाँ पर एक कोई सामान है, अब यहाँ पर गया वो, उसने इस पर प्रेशर बनाया, प्रेशर यहाँ ज्यादा हो गया, यहाँ पर कोई सामान है, इस पर तो प्रेशर वो पहुंचा नहीं है, यहाँ प्रेशर कम है, तो तुम्हें पता है कि ज्यादा से कम की तरफ ये मूव करेगा, तो यहाँ से मूव करता है, फिर ऐसे करके मूव करता है, ऐसे करते करते पूरा मूव करता है, और बाद में हमें क्या होता है, स्ट्रेच और स्क्वीज मटेरियल्स का दिखाई देता है और हमें कंपन सा महसूस होता है। समझ आ गई बात? ये बहुत ब्रीफ में मैंने आपको बताया है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझने के लिए बता दिया, आपसे एग्जाम में नहीं पूछता ये। ठीक है, चलो यहां जाओ। ठीक है, अब हमने बॉडी वेव देख लिया, अब हम सरफेस वेव देखते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहां से जाता होगा, सरफेस से होता हुआ जाता होगा। तो सरफेस से होता हुआ सिर्फ जाता है, इसमें दो वेव होते हैं, एक होता है लव वेव और एक होता है रेले वेव। ठीक है, जिसको एल वेव और राइले वेव कह देते हैं, आर वेव कह देते हैं। अब ये ज्यादा खतरनाक होता है सरफेस वेव, क्यों? क्योंकि ये सरफेस पे जा रहा है। देखो, अगर हम बात करें तो इसका पाथ जो होता है सिर्फ सरफेस पर होता है, सबसे स्लोएस्ट होता है और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होता है सरफेस वेव। क्यों? तुम्हें पता है कि सब कुछ सरफेस पर ही है, हम सब सरफेस पर है, घर, परिवार, कंपनी, गाड़ी, सब कुछ कहां पर है, सरफेस पर ही है। तो जब कोई सरफेस पर आकर हमला करेगा तो भाई ऑब्वियस बात है, डैमेज भी ज्यादा होगा। तो सरफेस वेव कहां आकर के हमला करता है, सरफेस पर, इसलिए डैमेज भी ज्यादा होता है। चलो, इसके अलावा बात करें, हाई एम्पलीट्यूड होता है काफी ज्यादा, और एपिसेंटर के आसपास में देखने को मिलता है सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट, प्रभाव। अब एल वेव और आर वेव को बहुत ब्रीफ में समझ लो। एल वेव की बात करें तो साइड टू साइड हॉरिजेंटली मूव करता है। ठीक है, साइड टू साइड फोटो में देखेंगे। और रेले वेव जो है वो रोल करता हुआ मूव करता है, रोल करता हुआ मूव करता है। ठीक है, कैसा रोल करता हुआ, और या तो कई बार क्या होता है, आगे पीछे भी रोल भी कर रहा है और आगे पीछे भी चल रहा है, तो वो भी होता है। हालांकि सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है वो होता है एल वेव। एल वेव, ठीक है, एल वेव या लव वेव कहते हैं। नाम देख रहे हो ना, नाम से ही खतरनाक है ये। तो लव वेव जो होता है सबसे खतरनाक होता है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। आप देख सकते हो कैसे मूव करते हैं। जैसे पी वेव था, प्राइमरी वेव नॉर्मली आता है, बेचारा शांत आदमी चला जाता है। अब तुम यहाँ देख सकते हो जैसे ये वेव चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो ये लाइन आपस में क्लोज हो रही है, यहाँ पर भी लाइन आपस में क्लोज हो रही है। तो तुम्हें एक बात आइडिया लग गया होगा, जो ये जो लाइन क्लोज है इन्हीं पर कंप्रेशन लिखा हुआ है, मतलब आपस में काफी क्लोज है। अब जो दूर दूर है वहां पर एक्सपेंशन लिखा गया या रेयरफेक्शन होता है भाई, मैंने आपको बता दिया। जैसे लव वेव से पहले एस वेव देख लो। एस वेव तुमने पता है कि ये ऐसे ऐसे मूव करता है, सिंपली सिंपली ये मूव कर रहा है। एल वेव में तुम्हें बताया कि भाई साहब ये ऐसे ऐसे मूव करता है, देख रहे हो, ये आगे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, पीछे जा रहा है, सरफेस पर मूव कर रहा है। तो ये ज्यादा खतरनाक है। और रेले वेव जो है ये क्या है, ऐसे रोल करता हुआ मूव कर रहा है। ठीक है, सारी बातें समझ आ गई। चलो अब आ जाते हैं शेडो जोन के कंसेप्ट पर। शेडो जोन का कंसेप्ट नाम से पता चल रहा है कि शेडो जोन क्या होता होगा भाई साहब। तो शेडो, छाया, छाया क्षेत्र क्या है, वैसा क्षेत्र जहां पर जो ये वेव्स है ना, जिसके कारण अर्थक्वेक आ रहा है, भूकंप आ रहा है, वो वेव्स हमारे को रिपोर्ट ना हो, वेव्स वहां तक पहुंचे नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर पी और एस वेव में आप देख सकते हो, जैसे ये पी वेव है, पी वेव है, तो पी वेव देखा गया कि भाई साहब कुछ पार्ट में जैसे 105 से 145 डिग्री, 105 से 145 डिग्री में पी वेव क्या है, महसूस नहीं हो रहा है। तो इसको हमने क्या कह दिया, शेडो जोन कह दिया पी वेव का। कोई आपसे पूछ लिए कि पी वेव का शेडो जोन कहां तक होता है, तो 105 से 145 के बीच में। अगर हम देखें एस जोन का, तो तुम्हें पता है कि एस जोन क्या है, कि लिक्विड में या पानी में ट्रेवल नहीं करता है। तो देखा गया कि सिर्फ 105 तक, 0 से लेकर के 105 तक ही ट्रेवल कर पाता है, 105 के बियॉन्ड में ट्रेवल ही नहीं कर पाता। तो ये वाला जो रीजन जहां पर ये ट्रेवल नहीं कर रहा और ये वाला रीजन जहां पर ये ट्रेवल नहीं कर रहा, तो इस रीजन को हम कह देते हैं क्या, इस रीजन को हम शेडो जोन कह देते हैं। समझ आ गई बात? अब आपसे कोई पूछ दे कि एस वेव का शेडो जोन ज्यादा होता है पी वेव से, क्या ये गलत बात है? नहीं, सही बात है। वो सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि एस वेव जो है मिसिंग होता है कहां पर, आउटर कोर पे। क्यों बताओ? क्योंकि मैंने बताया ना कि आउटर कोर कैसा होता है, लिक्विड होता है, और लिक्विड से एस वेव ट्रेवल नहीं करता है, इसलिए वहां पर मिसिंग होता है, नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब अर्थक्वेक के मेजरमेंट से सवाल पूछ लेता है। जैसे दो चीजें मापी जाती है, एक तो मैग्नीट्यूड और एक होता है इंटेंसिटी। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है, और इंटेंसिटी जो कि मर्केली स्केल पर मापा जाता है। याद रखने का आसान तरीका बताता हूं, एम से मैग्नीट्यूड, एम से मर्केली उल्टा है। ठीक है, ऐसे मत सोचना कि मैग्नीट्यूड वाला मर्केली स्केल है, नहीं, उल्टा वाला है। तो रिक्टर स्केल पर मैग्नीट्यूड और मर्केली स्केल पर इंटेंसिटी मापते हैं।
इनका रेंज कहां से कहां तक होता है, 0 से 10, और इसका होता है 1 से 12 तक। जितना ज्यादा इसमें वैल्यू आएगा, जितना ज्यादा 12 के करीब होगा उतना ज्यादा खतरनाक होगा, ये जितना 10 के करीब होगा उतना ज्यादा खतरनाक होगा। अभी कमचटका में आया था जो रशिया में है 8 पॉइंट समथिंग के आसपास, ठीक है, तो वो काफी खतरनाक था, काफी ज्यादा डिजास्टर्स था। चलो, अब अर्थक्वेक या भूकंप के क्या क्या प्रभाव देखने को हमारे को मिलते हैं, जैसे हिल जाती है दुनिया, दूसरा यह है कि बिल्डिंग वगैरह गिर जाते हैं, सुनामी आ सकती है, लैंडस्लाइड हो सकता है, दरारें पड़ सकती है। सुनामी के बारे में ध्यान रखना है कि सुनामी एक ऐसा इफेक्ट है, प्रभाव है, जो कि अंडर सी डेवलप होता है, अंडर सी यानी समंदर के नीचे तह से जनरेट होता है। वहां पर जब डिस्टर्बेंस आ जाए, तुम्हें पता है कि उसके अंदर भी प्लेट्स हैं, तो प्लेट्स में उसमें भी दरार है, तो और ऊपर में मान लो पानी भरा हुआ है, अगर इन दरार में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो यहाँ से भी अर्थक्वेक आ सकता है, यहाँ से भी वोल्केनो आ सकता है, और यहाँ से जब आता है ना तो बहुत खतरनाक होता है, जिसको सुनामी कह देते हैं, ठीक है। जब ओशियन में या फिर पानी के नीचे इसका मेन सेंटर, एपिसेंटर हो, तो ये देख सकते हो आप, इमेजिनरी एक इमेज है, वहां से आप देख सकते हो। अब जरा हम समझते हैं अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है पूरे पृथ्वी पर। तो अर्थक्वेक हर जगह पे बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करा गया होगा, अभी समझ में भी आ जाएगा। सो अर्थक्वेक हर जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। मोस्ट अर्थक्वेक कहां पर है, जहां पर प्लेट्स कोलाइड करते हैं, ऑब्वियस बात है, जहां पर प्लेट्स आपस में कोलाइड करते होंगे, मिलते होंगे या एक दूसरे से दूर जाते होंगे, वहीं पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं, ठीक है। देखते हैं अब एक एक करके थोड़ा कौन कौन सा वैसा एरिया है। तो सबसे पहला एरिया जो आता है वो है सरकम पैसिफिक बेल्ट, यानी इसी का दूसरा नाम है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, खूब सुना होगा तुमने, ठीक है, कि जो प्रशांत महासागर का जलता हुआ अंगारा वाला एरिया है वो वाला। तो प्रशांत महासागर नाम में ही है, तो प्रशांत महासागर के ये चारों तरफ पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये दुनिया का सबसे ज्यादा भूकंप और वोल्केनो पाया जाने वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ पर काफी ज्यादा हर साल डिस्ट्रक्शंस होते हैं, बहुत सारी विनाशकारी भूकंप और वोल्केनो ज्वालामुखी फटते रहते हैं, तो उसके कारण काफी सारे नुकसान होते हैं। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी कंट्री हैं, तो जैसे जापान हो गया, इंडोनेशिया होगा, न्यूजीलैंड हो गया, यूएसए हो गया, ये सारे आ जाते हैं। फोटो में भी आप देख सकते हो, ये देखो, ये है कौन सा, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका, ये है आपका रूस वाला मामला, ठीक है, ये है आपका कौन सा ऑस्ट्रेलिया, ये है हम कहाँ गए, इधर है हम, ठीक है, ये रहा इंडिया। तो ये आप देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया है, रूस है, और ये नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका है। ये है अटलांटिक ओशियन, क्या है ये, अटलांटिक ओशियन, और ये है पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। तो तुम्हें पता है, अभी मैंने ऊपर में एक पिक्चर दिखाया था, वापस दिखा दूं क्या, ये देख लो पिक्चर्स, कहाँ गया भाई, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ यहाँ देखो, ये है तुम्हारा कौन सा, नॉर्थ अमेरिका, ये है पैसिफिक प्लेट, देख रहे हो यहाँ पर, ये है पैसिफिक प्लेट, ठीक है, पैसिफिक प्लेट। यहाँ पर देख सकते हो कि कितने सारे ऐसे प्लेट्स है, ये छोटा प्लेट, ये छोटा प्लेट, ये तो भी फिर भी बहुत कम दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे प्लेट्स देखने को मिलते हैं हमारे को। अभी वॉल्केनो वाला भी जब आएगा ना, तो वहां भी मैं आपको दिखाऊंगा कि काफी सारे छोटे बड़े प्लेट्स वहां पर मौजूद होते हैं। अब यही कारण है, चूंकि प्लेट्स ज्यादा है, दरार ज्यादा है, तो चांसेस ये हैं कि अर्थक्वेक्स भी ज्यादा यहाँ पर होंगे। तो आप देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक डॉट्स जो आपको दिखाई दे रही है, सारे अर्थक्वेक्स के निशानी है कि भाई साहब यहाँ पर अर्थक्वेक के चांसेस काफी ज्यादा है। और ये पूरा का पूरा एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर गोल गोल घुमा करके बना लेगा, इसलिए हम इसको रिंग ऑफ फायर भी कह देते हैं। और चूंकि ये पैसिफिक ओशियन में हो रहा है, तो इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कह देते हैं। समझ आ गई बात, ठीक है। दूसरा कौन सा एरिया होता है भाई साहब, जो दूसरा एरिया है मेडिटेरेनियन वाला या हिमालय वाला, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन कौन सा है, ये वाला जो भारत है इसके इधर साइड वाला, और यहाँ पर जो हमारा हिमालय पर्वत है ये पूरा वाला, ठीक है। तो ये वाला एरिया भी तुम्हें पता है कि जब हम माउंटेन पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि जब दो प्लेट्स आपस में से टकराती हैं, ठीक है, तो क्या होता है, फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है, ये दोनों आपस में टकरा करके ऊपर की तरफ मान लो उठने लगी, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ उठने लगे, ये फोल्ड माउंटेन। तो जरा एक बात बताओ, यहाँ पर भी तो एक दरार है, रास्ता है, तो इसके कारण भी तो अर्थक्वेक वगैरह भी आ सकते हैं, काफी ज्यादा यहाँ प्रेशर पड़ेगा, या इसके कारण भी अर्थक्वेक हो सकता है, ज्वालामुखी फट सकता है, तो वो भी एरिया है, ठीक है, मेडिटेरेनियन में। जैसे भारत आ जाता है, ठीक है, उसके अलावा एप्स एल्प्स पर्वत है, तुर्की टर्की हो गया तुम्हारा, ईरान हो गया, हिमालय म्यांमार वाला ये पूरा एरिया आ जाता है। अभी हम वोल्केनो में डिटेल में मैप पर देखेंगे। मिड अटलांटिक रीज कौन सा होता है, मिड अटलांटिक रीज जैसे मैंने आपको बताया कि ये है अटलांटिक ओशियन, जहां पर आप देख रहे हो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये है आपका अफ्रीका वाला रीजन, ये है आपका यूरोप वाला रीजन, ये है आपका कौन सा है बताओ, वो डेनमार्क और वो वाला रीजन है, डेनमार्क वाला, ग्रीनलैंड वाला, ठीक है।
तो ये वाला हो गया। तो यहाँ पर जो बीच में आपको पाया जाता है ना, ये आपका अटलांटिक ओशियन, और इसमें आप देख सकते हो ये थोड़े कम कम सफेद सफेद से डॉट्स पाए जाते हैं। तो मिड ओशियन रीज क्या होता है ना, समंदर के नीचे छोटे छोटे, उसमें छोटे छोटे ऐसे पहाड़नुमा समंदर के नीचे बने हुए होते हैं। ये काफी ऊंचे भी होते हैं, क्योंकि समंदर गहरे इसलिए दिखाई नहीं देते। तो इनके कारण भी काफी बार हमें देखने को मिला है कि इस रीजन में भूकंप और ज्वालामुखी फटते हैं। तो ये रीजन भी काफी ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, ये हो गया। ये आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्जेंट बाउंड्री बनके मतलब एक दूसरे से प्लेट से दूर जाती है, तो उसके कारण भी हम देख सकते हैं। ठीक है, जो आइसलैंड वाला एरिया है वो वाला एरिया हो जाता है इसमें। अब आते हैं इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक पर। इंट्रा प्लेट मतलब प्लेट के अंदर भी कई बार, ठीक है, अकर्स इनसाइड प्लेट ड्यू टू ओल्ड फॉल्ट। जैसे मान लो कोई पुराना फॉल्ट है, दरार है, फटा हुआ है, ठीक है, या कभी अनएक्सपेक्टेड कोई डिस्ट्रक्शन आ गया, या अचानक से कोई दुर्घटना घट गई, तो उसके कारण भी हो जाता है, जो प्लेट के अंदर भी हो सकता है। तो ये सारे हैं। जैसे मैड्रिड वाला एरिया यूएसए में हुआ था, लातूर 1993 भारत में एक बार हुआ था, बहुत गहना। अब डेप्थ के आधार पर, गहराई के आधार पर भी इसको बांटा जाता है। जैसे शैलो फोकस की बात करें, शैलो मतलब होता है उथला, उथला यानी कम गहरा। तो 0 से 70 किलोमीटर अगर गहराई है, ठीक है, तो ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होगा, ऑब्वियस बात है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होगा। अगर फोकस इतना कम है तो सबसे ज्यादा प्रभाव देगा ऊपर सतह पे। इंटरमीडिएट यानी थोड़ा गहरा है, 70 से लेकर 300 किलोमीटर तक इसका डेप्थ है, गहराई है, तो सबडक्शन जोन बनाता है, मतलब दो प्लेट्स आपस में मिलते हैं और जो भारी है वो नीचे चला जाता है, तो इसके कारण भी ये देखने को मिलता है। और डीप फोकस मतलब मान लो फोकस बहुत गहरा, 300 से लेकर 700 किलोमीटर तक, आप ये देख सकते हैं कि शैलो फोकस वाला जो एरिया है वो सबसे ज्यादा डैमेज करता है। ये तो सोचने वाली बात है, इसमें कौन सी वो है। अब भारत में अर्थक्वेक कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कराया गया है, तो देखो अर्थक्वेक को 4 जोन्स बना करके डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 2 3 5, 2 3 4 5, ठीक, ये 4 जोन्स है। जोन 5, जोन 4, जोन 3, जोन 2, इनके नाम याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब कौन सी जोन में कौन सा आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैप पर मैंने आपको दिखा दिया। जैसे आप देख सकते हो जो सबसे डार्क है वो कौन है, जोन 5। मतलब क्या है कि थोड़ा सोचना है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है, इसलिए है सबसे डार्क क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा चांसेस हैं। जो थोड़ा उससे कम है वो भी खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर अर्थक्वेक के भी चांसेस काफी ज्यादा है। तो ये कहाँ होगा बताओ, जो हिमालयन वाला रीजन है, हिमालयन वाला रीजन है, इस वाले में काफी ज्यादा होगा। अब आता है जोन 3 वाला, जो मॉडरेट वाला रीजन है, जहां पर पर्वतीय या प्लेट्स या फिर इस तरह की कोई बात नहीं होगी, जहां प्रेशर्स वगैरह कम पड़ते होंगे, तो वो वाला सबसे कम वो एरिया जहां पर सबसे कम पहाड़ या सबसे कम ऐसे संभावना बने जहां पर प्रेशर्स बन सके या टेम्परेचर कोई क्रिएट कर सके या कोई इस तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सके, तो वो सारे जो नीले में दिखाई दे रहे हैं सबसे कम वाले एरिया हैं जहां पर भूकंप आने के चांसेस होते हैं। तो इनके जितने भी स्टेट्स आते हैं ये आपको याद होने चाहिए। ये आप देख सकते हैं क्विक एग्जाम फैक्ट्स में सबसे ज्यादा कहां पर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। उसके अलावा हिमालयन बेल्ट में भारत में सबसे ज्यादा, सैलो फोकस वाला सबसे मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन करता है, और अर्थक्वेक की अगर हम बात करें तो प्लेट बाउंड्रीज के कारण सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अब मैंने करंट वाले पोर्शन को भी यहाँ पर जोड़ दिया ताकि आपको आसानी हो जाए। ऐसे अगर कोई कंटेंट बनाकर दे रहा है तो प्लीज आप वैसे पढ़िएगा कि साथ ही साथ आप करंट का भी कुछ चीज कवर कर लो। जैसे हाल में कई जगह पर अर्थक्वेक देखने को मिले, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट है उसमें भारत ने कौन सा अपना ऑपरेशन चलाया उनके मदद के लिए। जैसे 2023 फरवरी में तुम्हें पता है कि तुर्की और सीरिया में एक बहुत भारी भूकंप आया था, जो गाजियान्तेप रीजन है वहां का, वहां पर आया था। काफी ज्यादा नुकसान हुआ और भारत ने हमेशा की तरह अपना बड़ा दिल दिखाते हुए ऑपरेशन दोस्त दिखाया, और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने अपना दिखा दिया चेहरा से। ऑपरेशन दोस्त खैर हमारा अपना नियत है, जो हम चाहते हैं दिल से वो करते हैं। ऑपरेशन दोस्त हमने करा था तुर्की वाले केस में, ये ध्यान रखना है आपको, तुर्की सीरिया वाले में। फिर मार्च 2023 में ही ये बड़ाखस्तान या बड़ाखसान एक एरिया अफगानिस्तान में, वहां पर भूकंप आता है 6:30 के आसपास। वहां पर भी काफी ज्यादा कैजुअलिटी देखने को मिलती है, काफी सारे घर वगैरह टूट जाते हैं। वहां पर भी भारत ने काफी सारे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजे थे अफगानिस्तान को, हालांकि उसका कोई नाम नहीं है, और होगा तो खैर मैं नहीं नोट कर पाया, आप देख लेना। 24 दिसंबर 24 में, ठीक है, विला यानी साउथ पैसिफिक वाले एरिया में एक भूकंप आया 7.3 के आसपास। वहां पर भी हमने अनाउंस करा कि $5 लाख तक की हम मदद करेंगे वनवाटू जो देश है उसको, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 28 मार्च 2025 को अभी म्यांमार में आया, म्यांमार के मांडले एरिया में एक काफी भयानक आया था, जो सगाइंग रीजन है, सगाइंग रीजन में आया था। 7.7 से 7.9 के आसपास में भूकंप की तीव्रता थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है क्या, ऑपरेशन ब्रह्मा हमने चलाया था उसी म्यांमार के लिए। 30 जुलाई 2025 अभी जो आया था कमचटका पेनिनसुला में। कमचटका पेनिनसुला कहां पर है, रशिया में। तो वहां पर काफी भयानक भूकंप आया था 8.8 तीव्रता का, जो कि अभी तक की पूरी दुनिया में आने वाला सबसे
भारी सबसे कठिन और सबसे इफेक्टिव अर्थक्वेक में से एक माना जाता है। ठीक है, चलो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही बात यहाँ हिंदी में भी लिखी गई है, तो घबराना नहीं है। अब हम देखेंगे वोल्केनिज्म और वोल्केनो। 1 मिनट का ब्रेक, उसके बाद मैं वापस इसको स्टार्ट करता हूँ। चलिए फिर वापस स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने वोल्केनो वाले पोर्शन पे। ठीक है, हमने अर्थक्वेक देख लिया, डिटेल में देख ली, अर्थ के तीनों पार्ट देख लिए, क्रस्ट, मेंटल कोर और फिजिकल डिवीजन भी देख लिया। सारी चीजें हमने समझ ली, कैसे कैसे अर्थक्वेक बंटवारा होता है, अर्थक्वेक क्यों आता है, हाल में कौन कौन से अर्थक्वेक हुए। ठीक है, वो सारी चीजें देख ली हमने। अब अर्थक्वेक जब समझ लिया ना आपने, वोल्केनो समझना काफी आसान होगा। देखो, पहला ये क्या कहता है कि वोल्केनिज्म, ठीक है, नाम में ही ISM है, या जिसको ज्वालामुखिता कहते हैं। तो एक बात कंफर्म है कि ये एक तरीके का प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? तो समझो, तुम्हें मैंने बताया था कि स्थिनोस्फीयर में, मतलब अपर मेंटल वाले पार्ट में, क्रस्ट के जस्ट नीचे वाले में क्या पाया जाता है? मैग्मा पाया जाता है। ठीक है, मैग्मा क्या है? जलता हुआ अंगारा। ठीक है, उसमें कई सारी चीजें जल रही हैं, आग का गोला भड़क रहा है उसमें। अब वो क्या होता है कि ये किसी न किसी कारण ऊपर आता है। कहाँ? पृथ्वी के सरफेस पर। अब सरफेस पर आता है और आने के बाद हर जगह से तो नहीं आ सकता है। सबसे ज्यादा थोड़ा अपना दिमाग लगा करके बताओ, कहां पर चांसेस है? जहां पर सर प्लेट्स के बीच में दरार होंगी, वहां पर चांसेस है। जहां पर सर प्लेट के बीच में कहीं कुछ फटा हुआ है, कोई फिशर है, वहां पर चांसेस है। जहां पर सर ऊंचाई ज्यादा है, वहां पर चांसेस है। जहां पर सर समंदर के नीचे कमजोर है या क्रस्ट पतला है, वहां पर चांसेस है। यही सब तो चांसेस है जहां पर आ सकता है। सही बात है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें मैग्मा कहां से? स्थिनोस्फीयर से निकल करके ऊपर आता है, इसी प्रोसेस को हम वल्केनिज्म कह देते हैं। और उसको जो हो रहा है या फट रहा है, उसको हम ज्वालामुखी या वल्केनो कह देते हैं। प्रोसेस को वल्केनिज्म, और जो दिख रहा है तुम्हें वो वल्केनो कहलाता है या ज्वालामुखी कहलाता है। वो ज्वालामुखी क्या होता है? एक तरीके का ओपनिंग होता है। तुमने देखा होगा कि ऐसे एक मुंह होता है जहां से वो फट रहा है, ज्वालामुखी। तो हम इसको कह दिया भाई साहब वल्केनो या ज्वालामुखी, खत्म हो गई बात। अब इस ज्वालामुखी में जब ये फटता है तो इसमें क्या क्या निकल के आता है? पहला तो मैग्मा। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना, नीचे में ये मैग्मा होता है, और जब ये बाहर आ जाता है तो बाहर आने के बाद इसको हम लावा कहते हैं। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। यही मैग्मा बाहर आकर के लावा बन जाता है। ठीक है ना, बड़ा होकर के ये क्या बन गया? लावा बन गया, बाहर आकर के लावा बन गया। अब जब ये बाहर आता है तो इसके साथ साथ क्या आते हैं? कुछ गैसेस आते हैं, कुछ राख आते हैं। ठीक है, स्टीम्स आते हैं, मतलब भाप आता है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें इसमें से बाहर निकल करके आती हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब मैग्मा सरफेस पर पहुंच जाता है तो हम लावा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब जरा हम समझते हैं, थोड़ा डिटेल में यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि बाबू, दो प्लेट से मान लो, ये प्लेट ए है और ये प्लेट क्या है? ये प्लेट बी है। ठीक है, और ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। अब जरा मुझे एक बात बताना, इन दो प्लेट्स के बीच में किस तरह के मोशंस या किस तरह का मूवमेंट पॉसिबल है? 3 तरीके के। एक तो डाइवर्जेंट मूवमेंट। डाइवर्जेंट मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे हो। ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा? ये खाली स्पेस बन जाएगा, तो भी चांसेस काफी ज्यादा है। सबसे ज्यादा चांस होता है कन्वर्जेंट वाले केस में। वोल्केनो के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल होता है। कैसे? जरा समझना। तुम्हें मैंने बताया कि बाबू, दो प्लेट से मान लो ये ए और बी। ए का जो वजन है या डेंसिटी है वो ज्यादा है बी से, तो ए क्या होगा? बी के नीचे जाएगा। बी के नीचे गया। अब बी के नीचे गया यानी क्रस्ट के ही नीचे जाएगा। अब इस नीचे जाने के बाद जैसे वो नीचे घुसा, यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, जहां पर मैं ये तीर लगा रहा हूं, ये ओशियनिक क्रस्ट था। ओशियनिक क्रस्ट भारी है। ये क्या है? तुम्हारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ये क्या है? हल्का है। दोनों टकराए, टकराने के बाद तुम देखो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट नीचे खिसक गया। कॉन्टिनेंटल सॉरी ओशियनिक क्रस्ट नीचे घुस गया, इसके नीचे चला गया क्योंकि ये भारी है। अब नीचे गया तो वहां बैठा हुआ है मैग्मा। बहुत बहुत अच्छे से समझो जो समझा रहा हूं। यहाँ बैठा है मैग्मा। मैग्मा कौन है? आग का गोला। अब आग का गोला ऑलरेडी चुपचाप वो जल रहा है। अब तुमने क्या करा? उसमें और सारी लकड़ियां डाल दी, और सारा केरोसिन का तेल डाल दिया, और सारी चीजें डाल दी कि और भड़क जाए आग।
अब ये जब आग अंदर भड़केगा तो उसके पास तो इतना ही स्पेस है। अब ये क्या करता है, जहां से भी एक खाली रास्ता दिखता है बाहर आने का, वो भड़क करके बाहर निकल आता है। इस खाली रास्ते को हम कंड्यू कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कंड्यू कह देते हैं। कंड्यू कह देते हैं। और जिस रास्ते से या जिस ओपनिंग से ये बाहर आता है उसको हम वोल्केनो कह देते हैं। यहाँ जो सरफेस ऐसे गड्ढे सा बन जाता है, इस गड्ढे को हम क्रेटर कह देते हैं। और ये जो लावा इसमें से निकल करके बाहर आ रहा है, इसको लावा फ्लो कह देते हैं। और ये जब बाहर आता है तो एक तरीके का ब्लास्ट देखने को हमारे को मिलता है। और पायरोक्लास्टिक फ्लो मतलब कई सारी चीजें इसमें निकलती हैं, मिलती हैं हमारे को। ठीक है, कई सारे एलिमेंट्स, कई सारे मटेरियल, कई सारे मिनरल्स इसमें देखने को हमारे को मिलते हैं। तो ऐसे होता है पूरा का पूरा वोल्केनो। ठीक है, ब्लास्ट होता है। ट्रांसफॉर्म मैंने आपको बता ही दिया, आगे पीछे जब मूव करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये कन्वर्जेंट वाला, क्योंकि यहां पर जब ये अंदर जाता है ना, इसको हम कहते हैं सबडक्शन जोन। क्या कहते हैं? सबडक्शन मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, घुस रहा है अंदर, सबडक्ट करेगा। ठीक है, तो अब देख लो, जैसे मैंने आपको सबके पार्ट बता दिए ना, यहाँ पर पार्ट्स के बारे में लिखे हुए हैं। जैसे मैग्मा चेंबर, जहां पर ये मैग्मा नीचे में प्रेजेंट है उसको मैग्मा चेंबर कह देते हैं। मान लो यहाँ मैग्मा प्रेजेंट है तो इसको मैग्मा चेंबर कह दिया। कंड्यू या पाइप वो है जिससे ये मैग्मा बाहर की तरफ आ रहा है। वेंट वो है, या तुम कह लो वेंट, या तुम्हारा वोल्केनो का ओपनिंग कह लो, दोनों सेम है, जिससे ये बाहर आ रहा है। ठीक है, सरफेस पर आ रहा है। वेंट जिससे ये बाहर आ रहा है। क्रेटर, ये जो गड्ढा है यहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है, बाउल शेप, कटोरे जैसा गड्ढा बन जाता है, डिप्रेशन, उसको क्रेटर कहता है। और लावा तुम्हें पता, सारी बातें मैंने बता दी, बाकी सारे पार्ट इसमें उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो। अब वोल्केनो के क्या प्रभाव होते हैं सर? देखो, तुम्हें मैंने बताया कि जब वोल्केनो नीचे से निकल करके आ रहा है तो इसमें कई सारी चीजें निकल के आती हैं, जैसे तुम्हारे गैस, जैसे तुम्हारे मिनरल्स, जैसे तुम्हारे कई सारे केमिकल्स। तो वो केमिकल्स आते हैं ना तो काफी सारे फायदे पहुंचाते हैं। जैसे मान लो एक तो फर्टिलिटी, जैसे मान लो जमीन की उपज है उसको बढ़ा देते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे मिनरल्स आए हैं जो जमीन में चले गए धीरे धीरे पिघल करके। तो वो क्या करते हैं, आसपास की जमीन में उपज बढ़ा सकते हैं या इफेक्ट कर सकते हैं, कई जगह खराब कर सकते हैं। जैसे एंडीज पर्वत इसका एग्जाम्पल है, उसके आसपास में ये देखने को मिलता है। मिनरल का डिपॉजिट कर सकते हैं, जैसे कॉपर निकल निकल करके आ रहे हैं तो वो भी हो सकता है। और एक एनर्जी भी क्रिएट कर सकते हैं, ये क्रिएट नहीं मतलब जियोथर्मल एनर्जी लेकर के आ ही रहे हैं। उसके अलावा निगेटिव की अगर हम बात करें तो लावा का डिस्ट्रक्शन, बहुत ज्यादा आग भड़क रहा है, उसके अलावा बहुत सारे एशेस निकल रहे हैं, एश का क्लाउड बन सकता है, यहाँ पर एक धुआं बन सकता है जिसका बारिश हो तो उसमें कई सारे केमिकल भी फॉल कर सकते हैं, वो भी बहुत नुकसानदेह है। या जो एरोप्लेन्स वगैरह जो फ्लाई कर रही होंगे उनके लिए नुकसानदेह है। उसके बाद अगर हम बात करें तो लॉस ऑफ लाइफ होता है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, कई सारी घटनाएं घटती है, ये निगेटिव प्रभाव है। टाइप्स जो क्या क्या निकलता है, एक तो लावा निकलता है, राख निकलता है, पायरोक्लास्ट निकलते हैं। पायरोक्लास्ट में क्या क्या, जो बॉम्ब वगैरह देखा आपने, लैपिली वगैरह, तो लैपिली आप इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दो। गैसेज जैसे सल्फर के गैस, नाइट्रोजन के गैस, क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन, स्टीम, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे गैस निकलते हैं। इसके अलावा कई सारे मिनरल्स निकलते हैं, डस्ट निकलता है, धूल निकलता है, बहुत सारी चीजें निकलती हैं उसमें से। ठीक है, अब जरा हम इसके टाइप से देखते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। सबसे पहला टाइप है शील्ड ज्वालामुखी या शील्ड वॉल्केनो। ठीक है, कैसा होता है? ब्रॉड होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि ऐसे होता है, चौड़ा होता है, ऐसे ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, इसकी ओपनिंग ऐसे होती है। अब चौड़ा कब होगा? चौड़ा होगा तो साथ साथ गुंबद शेप का भी होगा, देख सकते हैं ये गुंबद शेप का है, गुंबद जैसा है, दिख रहा है। ठीक है, और वेरी जेंटल स्लोप मतलब बहुत कम ढलान होती है इसमें, देख सकते हैं बहुत कम ढलान है। और साथ ही साथ पूरे पृथ्वी पर जो सबसे बड़े वोल्केनो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं वो इसी टाइप के पाए जाते हैं, किसके? शील्ड वोल्केनो के। इसमें ज्यादातर जो लावा होते हैं बसाल्ट के होते हैं और हाईली फ्लूइड होते हैं। ठीक है, और वो काफी दूर तक ट्रेवल कर जाते हैं। जैसे मान लो ये पतला निकल रहा होगा तभी तो ये बराबर ऐसे फिसल जा रहा होगा, जो गाढ़ा निकलता तो ऊपर तक जाता, ऐसे ऊपर तक जाता और ये कोन ऊपर तक बनता। ठीक है, तो ये क्या निकलते हैं? बहुत पतले निकलते हैं लावा, तो ये दूर तक तैर जाते हैं, इसलिए बराबर बन जाता है, समतल सा हो जाता है, ज्यादा ऊंचाई नहीं जाती है। और नॉन एक्सप्लोसिव होते हैं, बहुत कम एक्सप्लोसिव या नॉन एक्सप्लोसिव के बराबर होते हैं। उसके अलावा ये सूख करके हार्ड हो जाते हैं और लेयर बना लेते हैं। ठीक है, और उसके कारण हाइट बढ़ता है और उसके कारण लेयर्स बनते हैं। जैसे इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है माउना लोआ हवाई में। ठीक है, ये माउना लोआ हवाई के पास में है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा टाइप्स कौन सा है जरा हम देख लेते हैं। तो दूसरे टाइप में आ जाता है भाई साहब कंपोजिट।
कंपोजिट, या दूसरा इसका नाम है स्ट्रेटोवोल्केनोस। स्ट्रेटोवोल्केनो, तो जरा मुझे एक बात बताना, मैंने आपको बताया था स्ट्रेटो शब्द जहां आता है तो उसका मतलब होता है लेयर्ड। क्या है सर? तो लेयर, यहाँ लेयर बनता है, मतलब जैसे मान लो एक ज्वालामुखी है, ठीक है, एक ज्वालामुखी है, फट रही है, एक बार फटी, एक पूरा का पूरा एक लेयर बन गया, फिर दोबारा फटी, एक लेयर बन गया, दोबारा फटी, एक लेयर बन गया दोनों साइड में। तो ऐसे ऐसे करके ये लेयर बनाते जाती है और इसके हाइट बढ़ते जाती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये होगा आपका कंपोजिट। अब इसके देखो खड़ी ढलान है, काफी ज्यादा खड़ी ढलान है, मतलब ऐसे होता है ये, ठीक है, ऐसे होता है, काफी खड़ी ढलान है। उसके अलावा अगर हम बात करें कोनिकल शेप या शंक्वाकार में होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो अल्टरनेट लेयर्स होते हैं लावा के और ऐश के, मैंने बताया ना, इसे लेयर्स बनते चले जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है, काफी ब्लास्ट करता है, इसके अंदर से एसिडिक लावा निकलते हैं, जैसे उसमें से बेसाल्टिक निकला था, इसमें से एसिडिक लावा निकलते हैं या अम्लीय लावा निकलते हैं। प्रोड्यूस बाई पायरोक्लास्टिक फ्लो, ठीक है, अग्नि बहाव और ज्वालामुखी गोले उत्पन्न करता है ये, ठीक है। पायरोक्लास्टिक फ्लो मतलब आग का गोला जो निकल रहा है अंदर से वो। ये डिस्ट्रक्टिव होता है, कन्वर्जेंट प्लेट पर काफी ज्यादा पाया जाता है, जहां पर दो प्लेट आकर के मिल रही है उसको कन्वर्जेंट प्लेट करता है, जनरली वहां पर ये फॉर्म करता है। इसका एग्जांपल सबसे अच्छा है माउंट फ्यूजी वाला जो जापान में है, ये माउंट फ्यूजी स्टार मार्क कर लो, पूछा जाता है, और वो हवाई वाला वो भी पूछा जाता है। विसिवियस ये कहां पर है? इटली में। ये दोनों इसके अच्छे एग्जाम्पल है कंपोजिट वॉल्केनो के या स्ट्रेटो वॉल्केनो के। तीसरा टाइप आ जाता है सिंडर कोन वॉल्केनो। कौन सा आ जाता है? सिंडर कोन वॉल्केनो। ये स्मॉलेस्ट और स्टीपेस्ट होता है, मतलब सबसे तीव्र ढलान होती है इसमें, बिल्कुल ऐसे खड़ी सी ढलान, ठीक है। बहुत छोटा भी होगा, देख लेते हो कि काफी कम एरिया कवर कर रहा है, और काफी खड़े ढलान होते हैं इसमें। दूसरा ये है कि ये मेनली पायरोक्लास्ट के बने हुए होते हैं, जो अंदर से मटेरियल निकला है उसी से मिलकर के बने हुए हैं, और काफी कम दिन तक ये इरप्ट करता है, शॉर्ट लिव्ड इरप्शन साइकिल होती है, काफी कम दिन तक ये विस्फोट करता है, ठीक है। ये जनरली कहां पर बनते हैं? जहां पर बड़े बड़े वॉल्केनोज होते हैं उसी के आसपास में देखने को मिलता है, और इसी के ऊपर एक टिप टॉप पर क्या बनता है? क्रेटर बना होता है, ठीक है, जो कि बहुत गड्ढा होता है, डीप होता है और विजिबल होता है, जो आप देख सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पेरिक्यूटिन या पेरिसुटिन, जो कि कहाँ है? मैक्सिको में है, ठीक है। इन सब के पिक्चर्स भी हैं, ये आप देख सकते हैं। जैसा शील्ड वॉल्केनो हमने देखा, उसके अलावा कंपोजिट हमने देखा, ये देख रहे हो कि लेयर्स बन रहे हैं इसमें, ब्लैक 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 काफी सारे। वैसे ही हमने देखा एक सिंडर कोन वाला, ये रहा सिंडर, ठीक है। तो सबके पिक्चर्स भी आपने देख लिए, यहाँ पर डिटेल में अच्छे से पिक्चर्स लगाई गई हैं, तो आप देख सकते हो सिंडर कोन वाला ये रहा, काफी ज्यादा ये देख रहे हो स्टीप है एकदम, ठीक है, खड़ा ढलान है बिल्कुल। ये कंपोजिट है जिसमें लेयर्ड बने हुए हैं, और ये है शील्ड वॉल्केनो जिसमें देख रहे हो बिल्कुल छोटा सा ही है, हाइट ज्यादा नहीं है लेकिन काफी ये बड़ा होता है, एरिया ज्यादा कवर करता है। और एक होता है लावा डोम जिसमें लावा फूट फूट करके बाहर आ रहे हैं, वो देखेंगे हम। टाइप्स ऑफ वॉल्केनो में और देख लो, जैसे डी नंबर में एक होता है कैल्डेरा। कैल्डेरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मोस्ट एक्सप्लोसिव होता है, सबसे ज्यादा धमाका यही करता है, ठीक है। और इस पर एक सर्कुलर डिप्रेशन बन जाता है, जैसे इतना तेज धमाका करता है कि जो हाइट है यहाँ पर एक गड्ढा सा बन जाता है पूरा गोल ऐसे, ठीक है, वो होता है। और इसका जो मैग्मा चैम्बर है पूरा पूरा खाली हो जाता है, खाली हो जाता है, जो रूफ है वो पूरा कोलैप्स करता है और पूरा वो खाली कर देता है। बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है क्योंकि बहुत धमाका करता है, और टर्न इनटू ए लेक और न्यू वॉल्केनिक वेंट, क्योंकि कई समय तक जब ये वो नहीं होता है ना, भड़कता नहीं है, तो तुम्हें पता है कि ये गड्ढा बना हुआ है बड़ा सा, तो बारिश वगैरह जब इसमें होती है तो ये पानी भर जाता है और लगता है क्या, ये एक लेक बन गया है या फिर तालाब सा बन गया है, जैसे येलो स्टोन, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूएसए वाला। देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो, मान लो ये क्या है? आपका गड्ढा है, और ये आपका कैल्डेरा वॉल्केनो है, और बारिश होने के कारण ये देख रहे हो भर गया है, तो लग रहा है लेक, कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन है बहुत खतरनाक ही है। खूबसूरत चीजें खतरनाक ही होती है बेटा, हंसना मत। चलो यहाँ देखो, फ्लड बसाल्ट या प्लेटू वॉल्केनो। अब फ्लड बसाल्ट नाम से पता चल रहा है कि फ्लड है, इसमें बह रहा होगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ज्वालामुखी फटी, और फटने के बाद क्या होगी, इतनी पतली कि वो बह गई, बह गई तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे समतल सा लेयर बना लेगा। तो ऐसा जब लेयर बन जाता है तो हम उसको फ्लड बेसाल्ट कहते हैं। ये हाईली फ्लूइड लावा होता है, काफी दूर तक ये पिघल के जाता है, और इसमें लेयर्स बनते हैं, और ये कहाँ से? दरारों में से, क्रैक्स में से निकलता है जनरली। मास एक्सटिंक्शन से जुड़ा हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मास एक्सटिंक्शन मतलब इनके फटने से या इनके आने से कई सारे जन वगैरह के विलुप्ति देखने को मिले, जैसे डेक्कन ट्रैप में माना जाता है, जो हमारा दक्षिण वाला ट्रैप वाला रीजन है, ठीक है, उसमें माना जाता है, जैसे यहाँ देख लो, कहाँ गया, नहीं है क्या? चलो आगे होगा, आगे होगा, आई थिंक सो। वेर इज इट, वेर इज इट, वेर इज इट, कहाँ गए भैया? अरे निकल आओ,
हाँ, ये रहा देखो, ये देखो, ये जानते हो कहाँ का, ये डेक्कन ट्रैप वाला ही है, ये डेक्कन ट्रैप का है। ये पिक्चर मैंने जानबूझ के लगाया। माना जाता है कि उस समय जब ये लावा वहां फट रहा था, डेक्कन ट्रैप हमारे दक्षिणी वाले रीजन में, तो उस वक्त क्या था कि यहाँ पर डायनासोर्स हुआ करते थे और काफी सारे जीव हुआ करते थे, और उनके विलुप्त होने में इसका काफी रोल रहा। और आज के टाइम में ये ऐसा दिखता है, ऐसा देख रहे हो आप, आज के टाइम में ये वर्तमान में ऐसा दिखता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो वापिस आते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। कहां तक पहुंच गए थे, ये सब भी आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन पर हम बाद में आएंगे। हाँ, यहां तक हमने देख लिया है, यहां तक देख लिया है। ठीक है, फ्लड बेसाल्ट देख लिया। अब उन सबका समरी है जो कि मैं बता चुका हूं, आराम से देख लेना आप। अब कुछ और टाइप्स देख लो, जैसे शील्ड देख लिया, कंपोजिट देख लिया, सिंड्रेकोन देख लिया, कैल्डेरा देख लिया, फ्लड देख लिया। फिशर टाइप में क्या होता है, जैसे दरार से अगर ये लावा बाहर फूट करके निकल जाए तो हम फिशर टाइप कह देते हैं। सबमरीन क्या होता है, जो समंदर के अंदर फट रहा हो, ठीक है, तो इसको हम सबमरीन कह देते हैं। और मड वल्केनो होता है जो क्या होता हो, ये देख रहे हो मड वल्केनो, जिसमें लावा ना करके मड कीचड़ बाहर आते हो, तो उसको हम कह देते हैं मड वल्केनो। ये देख रहे हो समंदर के अंदर हो रहा है, समंदर के नीचे में भी कई जगह ऐसी जगह है जहां से वो ज्वालामुखी फटती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। बाकी सारे टाइप्स मैंने आपको बता दिए हैं। चलो, लार्जेस्ट टाइप कौन सा होता है, शील्ड वॉल्केनो का टाइप होता है, मोस्ट एक्सप्लोसिव कंपोजिट वॉल्केनो, या उसमें भी अगर पूछ ले सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव कौन होता है, कैल्डेरा वाला। सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव आपके एनसीईआरटी के मुताबिक कैल्डेरा। ठीक है, इंडिया में कौन से टाइप पाया जाता है, वो फ्लड बेसाल्ट वाला, कहाँ, दक्कन वाले, दक्कन ट्रैप वाले रीजन में। और दक्कन ट्रैप वाला मैंने बता दिया कि क्रिटेशियस पीरियड में देखने को मिलता है, और उसी टाइम पता है ना कि 65 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था, सारे बेचारे डायनासोर शहीद हुए थे। चलो, अब कुछ और क्लासिफिकेशन है, जैसे एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्टिव वॉल्केनो, नाम से पता चल रहा है कि ऐसे वॉल्केनो या ऐसे ज्वालामुखी जो कि फ्रीक्वेंटली लगातार विस्फोट करते रहते हैं या गतिविधि उनमें देखने को मिलती है। ठीक है, कि हाँ भाई ये कभी भी विस्फोट हो सकते हैं, तो उनको हम सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वॉल्केनो कह देते हैं। इसमें से गैसेस, लावा, ऐश, ठीक है, हमेशा टाइम टू टाइम निकलते रहते हैं, और इसमें हाल में काफी ज्यादा विस्फोट वगैरह दर्ज किए गए हैं, तो हम इनको कह लेते हैं क्या, एक्टिव वॉल्केनोज। एग्जाम्पल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बैरन आइलैंड, भारत का इकलौता ऐसा हमारा क्या है, एक्टिव वॉल्केनो हुआ का, कौन सा, बैरन आइलैंड, जो कि अंडमान में देखने को मिलता है। उसके अलावा माउंट इटना जो कि इटली में है, और किलुआ हवाई में है। माउंट इटना और बैरन आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ध्यान रखना है। यहाँ पर देख लो, इसके अलावा है एक माउंट स्ट्रोम्बलाई, ये सारे इसी के एग्जांपल हैं एक्टिव के। माउंट स्ट्रोम्बलाई की बात करें तो इसको हम लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन कहते हैं, ये पूछा जा चुका है, तो ये ध्यान रखना, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन कहते हैं इसको। कोटोपैक्सी की बात करें तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर में पाया जाता है, ये सबसे ऊंचा एक्टिव वॉल्केनो है, सबसे ऊंचा एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, चलो और भी देख लो, ये सारे इनके नाम दिए गए हैं और फोटो भी मैंने लगा दिया है। सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो दो तीन यहाँ पर थे वो इंपॉर्टेंट है, बाकी आपका मन हो ये फोटो देख लेना। अब आ जाते हैं डोरमेंट वॉल्केनोस पर। डोरमेंट वॉल्केनोस की अगर हम बात करें तो डोरमेंट नाम से पता चल रहा है कि सुप्त है, सो रहा है। ठीक है, उंगली मत करो जग जाएगा। ठीक है, यानी ऐसे वॉल्केनो जो कि चुपचाप सो रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मर गए हैं, बेचारे कुंभ कराना अभी जलेबी दिखा उठेंगे, तो वैसे वाले हैं ये। डोरमेंट है मतलब चुपचाप सो रहे हैं, कभी भी ये हमला हो सकता है, इसलिए बहुत खतरनाक होते हैं ये। हालांकि पिछले कुछ समय से शांत है, इसलिए माना जाता है कि हाँ भाई चुपचाप है, शांत है, इसलिए इनको हम स्लीपिंग वॉल्केनोज भी कह देते हैं। जैसे माउंट फ्यूजी इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, इसको तो याद रखना ही है। माउंट किलिमंजारो, ये भी इंपॉर्टेंट है। किलिमंजारो चूंकि अफ्रीकन रीजन का सबसे हाईएस्ट टॉप में से एक माना जाता है, चोटी में से एक माना जाता है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये वेसुवियस वगैरह भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूजी वाला। अब आ जाओ एक्सटिंक्ट वाला। एक्सटिंक्ट मतलब मृत या विलुप्त। ठीक है, तो वैसे वॉल्केनो जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब ना तो उनमें हाल में कोई विस्फोट देखा गया है, ना तो कोई चांस है कि भविष्य में कोई विस्फोट होगा, तो वैसे को हम एक्सटिंक्ट कह देते हैं, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो या मृत ज्वालामुखी कह देते हैं। ठीक है, और जो कारण यह है कि वहां का जो मैग्मा चेंबर है वो माना जाता है कि अब वो क्या हो गया, इनएक्टिव फेज में चला गया है, वो अब एक्टिव नहीं है, इसलिए चांसेस ही नहीं है। बाहर ही क्या है, जब आगे ही ठंडी हो गई तो निकालोगे क्या बेटा। अब देखो इसकी एग्जाम्पल है एंट्रिम, एंट्रिम प्लेटू जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड में पड़ता है, एक है शीप रॉक और एक है एडनबर्ग स्कॉटलैंड में। इसके अलावा और भी सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, पाकिस्तान में है एक, वो मैंने नहीं लिखा है, और भी है, काफी सारे हैं, बट ये इंपॉर्टेंट वाले मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अब यहाँ पर उसका समरी है, देख लेना जो मैंने आपको बता दी। अब इरप्शन के आधार पर
मतलब फूटने के आधार पर, विस्फोट के आधार पर दो तरह के होते हैं, एक होता है इफ्यूजिव, एक होता है एक्सप्लोसिव। इफ्यूजिव का मतलब होता है जो शांत विस्फोट करे, धीरे से हमला करे, और एक्सप्लोसिव का मतलब होता है जोरदार हमला करे, एकदम भयंकर ब्लास्ट करे, तो एक्सप्लोसिव कहलाता है। अब जैसे हमने अर्थक्वेक का बंटवारा करा था ना, वितरण करा था, वैसे ही अब हम क्या करेंगे, वल्केनो को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वल्केनो भी ना, पहली बात तो ये कि वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। ये भी कहां पर होगा जरा बताओ मुझे, कि जहां पर सबडक्शन जोन ज्यादा बनेगा। अब सबडक्शन जोन सबसे ज्यादा कहां बनेगा, जहां दो प्लेट्स आपस में टकराएंगी, ठीक है ना। तो वो दो प्लेट, सबसे ज्यादा प्लेट्स कहां मिल रही थी, वही हमारे रीजन में, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में, इसलिए वहां पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई, समझ आ गई, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम कहां कहां पर ये पाए जाते हैं। देखो सबसे पहला और सबसे मुख्य है वो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जो कि कहां, पैसिफिक ओशियन और उसके आसपास के क्षेत्र में पाया जाता है, पूरा रिंग शेप में, जो कि तुम ऑलरेडी देख चुके हो डिटेल में। मैंने अभी अर्थक्वेक के समय बताया है, इसलिए मैंने वहीं पर बता दिया। अब देखो वहां सबसे ज्यादा 70 से 75% जितने एक्टिव वॉल्केनो हैं वो सारे वहीं पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं मैंने बता दिया। और ये भी ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज बनती है, सबडक्शन जोन बनता है। याद आया कि दो प्लेट आपस में टकरा रही हैं, भारी वाला नीचे गया तो वहां बैठा है आग, आग यानी मैग्मा। अब ये और ज्यादा भड़क जाता है और बाहर निकल जाता है, इसके कारण यहाँ पर ज्वालामुखी ज्यादा फटता है। जैसे जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, यूएस और जिपूसी, ऐसे याद सकते हो, जिपूसी। जिपूसी यानी जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, यूएसए और चिले। तो ये सारे बहुत ज्यादा हॉट एरिया है, हॉट स्पॉट वाले एरिया है। जैसे यहाँ पर बड़े मैप पर देख सकते हो कि ये सारे जो डार्क लाइन आपको दिख रहा है ऐसे, ये कौन है, प्लेट्स के लाइन है। और यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे प्लेट्स मिल करके जहां जहां दरार है, आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा वॉल्केनो आने के चांसेस है। इसको और थोड़ा जूम करके देखें, थोड़ा डिटेल फिगर देखें, तो ये है डिटेल फिगर, देख रहे हो, ये पैसिफिक ओशियन वाला रीजन है, इधर हवाईयन एरिया पड़ता है, हवाईयन आइलैंड पड़ता है। और अगर हम बात करें तो ये देख सकते हो कि ये ब्लैक वाला जो दिख रहा है लाइन आपको, ये ब्लैक वाला लाइन क्या है, ये है मेन प्लेट का लाइन, ठीक है। तो कितने सारे लाइन्स आपको दिख रहे होंगे, छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े। अब इसमें जो रेड रेड डॉट दिख रहा है ना, ये सब ज्वालामुखी के निशानियां हैं। अब ये ज्वालामुखी की लाइन कहां पर दिख रही होगी, ये ब्लैक वाले लाइन पर ही दिख रही होगी। मतलब जहां पर प्लेट कोलाइड कर रहे हैं, दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं, वहीं पर चांसेस है वोल्केनो सबसे ज्यादा फटने के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ये रिंग ऑफ फायर मैंने बता दिया कि ये सारे इसी रीजन में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये देख सकते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, इसको हम कह रहे थे क्योंकि पैसिफिक रीजन वाले में ये सारे पाए जाते हैं, ठीक है। ये सारे इनके नाम लिखे गए हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, जो इंपॉर्टेंट है उनके लिस्ट मैंने आगे लगाए हुए हैं, टेंशन मत लो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज में और आगे देखो, जैसे मिड अटलांटिक रीज में, जैसे मैंने आपको बताया था, पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि यह अटलांटिक ओशियन जो कि अफ्रीका और ये अमेरिका वाले रीजन के बीच में पड़ता है। यहाँ पर क्या है, समंदर के नीचे काफी सारे रीज हैं, छोटे छोटे पहाड़ हैं, तो वहां पर भी प्लेट्स मिलते हैं। और मिलने के कारण सॉरी, यहाँ पर क्या होता है, दूर जाते हैं प्लेट्स, ठीक है। तो इनके कारण डाइवर्जेंट होता है यहाँ, तो इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर भी वोल्केनो फटने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। मिड अटलांटिक वाले में आप देख सकते हो, जैसे आइसलैंड इसका अच्छा एग्जाम्पल है। आगे बढ़े, अब आ जाते हैं मेडिटेरेनियन हिमालयन रीजन में। तो मेडिटेरेनियन रीजन कौन सा होता है हमारा, ये मिडिल ईस्ट वाला रीजन और अर्थ वाला रीजन, ठीक है। तो सॉरी, हमारा इंडिया वाला रीजन, तो जहां से ये हिमालय पास कर रहा है और मिडिल ईस्ट वाला एरिया है ये पास कर रहा है, तो इसको हम कह देते हैं क्या, मेडिटेरेनियन या हिमालयन बेल्ट वाला रीजन। तो यहाँ पर भी चूंकि हिमालय है, पर्वत है, वो हम जब पर्वत पढ़ेंगे तो देखेंगे कि फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं। दो तरीके से आ रहे हैं प्लेट्स आपस में टकराने के बाद ये उठने लगते हैं, और ऐसे करते करते ऐसे करते करते ये चट्टान बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी चांसेस है कि भाई क्या हो जाए, ज्वालामुखी फट जाए, ये भी होता है। यहाँ पर कन्वर्जेंट बाउंड्री बनती है, देख सकते हो आप, इसी को हम फोल्ड माउंटेन कह देते हैं। हम पढ़ेंगे जब माउंटेन, तो वहां भी डिटेल में एक बार कवर कर लेंगे। इटली, ग्रीस, तुर्की, ये सब इसके अच्छे एग्जांपल्स हैं। हमारे भारत का वो ऊपर वाला एरिया भी है। इंट्रा प्लेट मतलब प्लेट के अंदर भी कई जगह हॉट स्पॉट है जहां पर वोल्केनो देखने को मिले, जैसे हवाई, गैलापागोस, रियूनियन, ठीक है, ये सारे हैं। खैर, अब अब वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक अकर टुगेदर, ये बात अब बताने की जरूरत नहीं है क्यों होते हैं आकर, क्योंकि प्लेट बाउंड्रीज वहां लगती हैं और मेजर जोन्स वही होते हैं जहां पर प्लेट बाउंड्रीज रहती है, और वो सबसे ज्यादा खतरनाक एरिया है। जैसे जापान वाला एरिया सबसे खतरनाक है। आगे बढ़े, अब डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा देख लो, ये कंटिनेंट वाइज, जैसे एशिया सबसे ज्यादा वेरी हाई है, क्यों, क्योंकि जापान, इंडोनेशिया और हमारा रीजन इसी साइड में पड़ता है, पैसिफिक के पास में, तो इसलिए हम सबसे खतरनाक जोन में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के पास में भी है, तो उसका भी रीजन काफी अधिक खतरनाक होता है। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया वाले में काफी कम चांसेस है, क्योंकि उधर सेफ मामला है, ठीक है।
अब आ जाते हैं और भी चीजें देख लो, जैसे भारत में है 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बैरन आइलैंड, नारकोंडम और डेक्कन ट्रैप्स। बैरन आइलैंड इकलौता है जो कि एक्टिव है, बाकी नारकोंडम जो है वो डोरमेंट है, और डेक्कन ट्रैप फ्लड बसाल्ट है, एक तरीके का पूरा पूरा चट्टान बना हुआ है वहां पर, ये देख सकते हो। ये है हमारा कौन सा, ये है हमारा बैरन आइलैंड, देख रहे हो कितना खूबसूरत है बैरन आइलैंड, और ये है आपका नारकोंडम, नारकोंडम, ठीक है, ये है नारकोंडम वाला। फोटो लगा दिया ताकि देख करके मजा आ जाए, और ये मैंने डेक्कन ट्रैप तो बता ही दिया, ठीक है। चलो, अब वन लाइनर देख लो, जैसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में सबसे ज्यादा वोल्केनो आते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, सारा चीज रटवा ही दिया मैंने तुम्हें, अब कुछ भी तुम्हें रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं होगी, एक बार देखोगे मजा आ जाएगा। डाइवर्जेंट बाउंड्री की बात करें तो मिड अटलांटिक रीजन में क्या होता है, डाइवर्ज करते हैं प्लेट्स, आपस से एक दूसरे से दूर जाते हैं, ये भी बता दिया। और प्लेट्स के अंदर हॉट स्पॉट्स बनते हैं, ठीक है, मान लो एक तो देख लिया हमने कि प्लेट्स के बाउंड्री पर वोल्केनो आ रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं, और अगर प्लेट के अंदर ही हो रहा है तो उसको हम इंट्रा प्लेट कह देते हैं, और वहां जो वोल्केनोज बन रहे हैं उसको हम हॉट स्पॉट कह देते हैं। सबमरीन वाला भी हमने देखा कि सबमरीन या समंदर के नीचे जो होता है उसके कारण सुनामी आ जाता है। खैर, अब वोल्केनो से होने वाले लैंड फॉर्म्स यानी भू की आकृतियां बनती हैं कई सारी, उनको जरा देखेंगे। देखो, वोल्केनो से होने वाले, तुम्हें पता है कि अंदर से कई सारे माल मटेरियल निकल रहे हैं, उसके कारण कई सारी, जब वो जमेगा सॉलिड होगा तो कुछ ना कुछ बनेगा, नया नया चीज बनेगा। तो जो मैग्मा बाहर आ रहा है, तुम्हें पता है कि जमीन के नीचे से वो बाहर आ रहा है, जैसे उदाहरण के तौर पर कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। जैसे मान लो ये मैग्मा है, अब ये है सरफेस हमारा पृथ्वी का, तो ये नीचे से ऊपर आएगा। अब नीचे से ऊपर आने में हो सकता है कहीं अंदर भी जम जाए, कहीं बाहर आकर के जमे। तो अगर अंदर अंदर ही जम गया तो उसको हम इंट्रूसिव लैंडफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। इन है अंदर है, और एक्स यानी बाहर, बाहर आकर के सरफेस पर जमता है तो हम उसको एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लो, वोल्केनिक रॉक्स और प्लूटोनिक रॉक्स। वोल्केनिक रॉक्स नाम से पता चल रहा है कि जब वोल्केनो आता होगा और सरफेस पर आकर के जो अंदर का मटेरियल है वो जम जाता होगा और पहाड़ बनाता होगा, पत्थर बनाता होगा, रॉक्स बनाता होगा सरफेस पर, तो हम उसको कहते हैं वोल्केनिक रॉक्स। और अगर अंदर अंदर ही जम करके बना लेता होगा पत्थर तो हम उसको प्लूटोनिक रॉक्स कह देते हैं। हम पढ़ेंगे अब इसके बाद रॉक्स का चैप्टर जब पढ़ेंगे तो हम वहां देखेंगे। अब इन दोनों में मोटा मोटी फर्क क्या है कि एक्सट्रूसिव रॉक बाहर आता है सरफेस पर, इंट्रूसिव रॉक अंदर इनसाइड रहता है। ये क्या होता है, जब बाहर है तो बाहर क्या है, हवा चल रही है, पानी आ रही है, बारिश हो रहा है, तो वहां आसानी से ठंडा होगा। अंदर वाला टाइम लेता है ठंडा होने में। ऊपर वाला जो होता है बहुत फाइन ग्रेन होते हैं उसमें, मतलब बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, लेकिन जो अंदर वाला है उसके दाने बहुत बड़े होते हैं। उदाहरण देख लो इनके लिखे, अभी हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे। एक्सट्रूसिव वाला बेसाल्ट का बना होता है और इंट्रूसिव वाला जनरली ग्रेनाइट। इसके एग्जाम्पल देख सकते हो। अब ये वोल्केनिक लैंडफॉर्म के देख लो पिक्चर्स लगाए हुए, जैसे ये जो जमीन के ऊपर क्या क्या बनाता है, जैसे आप देख सकते हो कंपोजिट वोल्केनो बता चुका हूं कैसे बनाता है वो, कि लेयर्स बना लिए, कई सारे लेयर्स बनाए, लेयर्स बनाते 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 ये बन जाता है। एक लावा मेसा होता है, ठीक है, ये देख सकते हो गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर। सिंडर कौन बता चुका हूं, लावा जब जम करके एक प्लेटू बना ले, पठार बना ले लावा से ही बन करके, तो लावा प्लेटू कहलाता है। एश कोन विथ वोल्केनिक डोम, जैसे ये गड्ढा बन जाए जहां पर आकर के क्या बन जाए, राख वगैरह जमा हो और सारी चीजें हो। वोल्केनिक नेक, वोल्केनिक नेक मतलब एक गर्दन है जहां से वोल्केनो निकल सकता है, ठीक है, ये सब ऊपर है। कैल्डेरा जो गड्ढा याद आ रहा है ब्लास्ट होने के कारण बन रहा था, जो बाद में ये हो सकता है पानी भर जाए तो तालाब भी बन जाए। और अंदर में देखो सील हो गया, बाथोलिट हो गया, स्टॉक हो गया, डाइक हो गया, लेकोलिथ हो गया, ठीक है, ये सारे हो गए। इंपॉर्टेंट है कि करके हम इनको डील करते हैं। एक्सक्लूसिव वाले कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जैसे लावा प्लेटू या फ्लड बसाल्ट क्या होता है, जब लावा ऊपर आकर के प्लेटू बना ले, पठार बना ले, जम जाए तो हम उसको लावा प्लेटू कह देंगे सिंपल। जैसे दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटू। शील्ड वोल्केनो की अगर बात करें, बता चुका हूं कंपोजिट, सिंडर, कैल्डेरा, ये सब बता चुका हूं मैं, तो ये वापस नहीं बता रहा, ये देख लेना आप। इंट्रूसिव नहीं बताया तो ये हम पढ़ते हैं। इंट्रूसिव का मतलब पहला तो ये कि जमीन के अंदर ही जम जाता होगा, जमीन के अंदर जम जाता होगा। ऐसे कौन कौन से हैं सर, तो सबसे पहला आता है वो है आपका बाथोलिट, या इसको हम बैथोलिट कह देते हैं, ठीक है। ये सबसे लार्जेस्ट इंट्रूसिव इग्नियस बॉडी होता है, सबसे बड़ा अंदर जमने वाला बॉडी होता है। ये क्या होता है, माउंटेन्स या उनके नीचे अंदर में ही जम करके वो काफी बड़ा सा एक चट्टान या कुछ बहुत बड़ा बड़ा चीज अंदर में बन जाता है, पत्थर पहाड़ बना लेता है। ये इरेगुलर शेप का होता है, ग्रेनाइट से बना हुआ होता है, और साथ ही साथ ये सरफेस पर तभी आता है जब ऊपर की परत हट जाए, जिसको हम इरोजन कह देते हैं, क्षरण कह देते हैं, ठीक है। बाथोलिट हिमालय में प्रेजेंट है उदाहरण के तौर पर, एक सिएरा में है, नवादा सिएरा यूएस में, और माउंट आबू में भी ये देखने को मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है, मैं आपको पिक्चर में भी दिखा देता हूं। ये देखो,
ये सरफेस है, सबसे नीचे जो मैग्मा है जो ऊपर आना शुरू किया, जो सबसे नीचे रह गया बेचारा, वो अंदर ही जम गया, इसको हम बाथोलिथ कह देते हैं। समझ आ गई बात? ये देख रहे हो इरेगुलर शेप है और अंदर ही जम गया, काफी बड़ा है, सबसे बड़ा ये इंट्रूसिव है, सबसे बड़ा अंदर जमने वाला ये पार्ट है। तो पहले हमने बाथोलिथ देख लिया। अब आ जाते हैं दूसरे पर। दूसरा कौन सा है? लेकोलिथ। ठीक है, दूसरा है लेकोलिथ। दूसरा आ जाता है लेकोलिथ। लेकोलिथ में यही याद रखना है, डोम शेप्ड होता है। क्यों? क्योंकि मैग्मा पूछे स्ट्रेटा अपवर्ड, ठीक है, ऊपर आकर के कई सारे लेयर्स में बना लेते हैं, ठीक है, लेयर्स बना लेते हैं, गुंबदकार स्ट्रक्चर बना लेते हैं। गुंबदकार आया तो लेकोलिथ लगाना है, गुंबदकार स्ट्रक्चर बना लेता है लावा ऊपर आकर के, तो लेकोलिथ कहलाता है। ठीक है, ये जनरली एसिडिक मैग्मा का बना हुआ होता है और ऊपर की चट्टान ऊपर की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, चट्टान जो है वो ऊपर की ओर मुड़ जाती है, जैसे हेनरी माउंटेन्स यूएसए में देखने को मिला है। अच्छा, कर्नाटका प्लेटू इसी का उदाहरण है। एक और शब्द आता है लेपोलिथ, एक होता है लेकोलिथ और एक होता है लेपोलिथ। तुम्हें मैं बताऊं, जिससे तुमने देखा कि भाई साहब नीचे में बैठा हुआ है मैग्मा, अब वो जब ऊपर आने की कोशिश करता है, ऊपर आने की कोशिश करता है, तो अगर मान लो अंदर में कोई दरार है, हॉरिजॉन्टल में ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल दरार है, तो कहीं अंदर में घुस गया, तो इस दरार में अगर घुस जाता है तो वहां पर भी जम सकता है। तो अलग अलग शेप में जमता है। अगर मान लो वो सॉसर शेप बन गया, सॉसर शेप मतलब ऐसा कुछ शेप होता है, ठीक है, सॉसर शेप बन गया, तो उसको हम कह देते हैं लेपोलिथ। क्या कह देते हैं? लेपोलिथ कह देते हैं। सॉसर शेप याद रखना है, डोम शेप लेकोलिथ, सॉसर शेप लेकोलिथ। ठीक है, सॉरी, डोम शेप लेकोलिथ और सॉसर शेप लेपोलिथ, ध्यान रखना है आपको। पी के पास में ये सारा है ना, जल्दी, तो ऐसे याद सकते हो। अब एक होता है फेकोलिथ। कौन होता है? फेकोलिथ। फेकोलिथ की अगर हम बात करें, तीसरा नंबर ये है ना, हाँ, तीसरा ये था लेपोलिथ और चौथा है ये है 3 और ये है कौन सा? ये है आपका चौथा और ये है आपका 5वां। तो फेकोलिथ क्या है? लेंस शेप बॉडी बनती है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ऐसे ऐसे वेव लाइक बॉडी बन जाता है। अब ये जो होता है ऊपर वाला पार्ट, इसको हम सिनक्लाइन कह देते हैं और नीचे वाले को एंटीक्लाइन कह देते हैं। ठीक है, एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन कह देते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना है कि ये क्रेस्ट और ट्रफ बनाता है, जैसे ऊपर में क्रस्ट कहलाता है और नीचे वाले को ट्रफ कह देते हैं, तो ये कहलाता है क्रेस्ट और ट्रफ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें, तो ये फोल्ड जो बन रहे हैं उसके एक्सिस पर बनता है ये। ठीक है, फोल्ड जो है उसके एक्सिस पर बनता है, ध्यान रखना है आपको। और हाँ, ये जो ऊपर वाला है ये होता है एंटीक्लाइन और नीचे वाला जो होता है ये होता है सिनक्लाइन। इसी सिनक्लाइन के बेस पर ये बनता है फेकोलिथ। ठीक है, और ये फोल्डेड माउंटेन में काफी ज्यादा पाया जाता है, उसी से एसोसिएटेड है, तो ये ध्यान रखना है। सील की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि हॉरिजेंटली अगर मान लो मैग्मा आकर के जम जाए, और जम जाए ऐसे कि हॉरिजेंटल जाकर के एक लेयर बना ले, नॉर्मल सा लेयर बना ले, तो हम उसको कहते हैं सिल है। वो क्या है? सिल है। अगर पतला लेयर बन जाता है तो शीट कहलाता है, और अगर मोटा लेयर बन जाता है तो सिल कहलाता है। सिंपल। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं डाइक पर। डाइक की अगर हम बात करें तो पिक्चर में देख लो, ये रहा, ये आपका सिल दिख रहा है आपको, सिल। तो सिल के आप देख सकते हो कि यहां से ऊपर जा रहा था बेचारा, लेकिन ये क्या हो गया? अंदर की तरफ ही जाकर के हॉरिजॉन्टली जम गया, ये सील हो गया। ये देखो ऊपर जा रहा था, ये अंदर जम गया, ये कहलाता है सिल। ये ऊपर जा रहा था, अंदर ही जम गया, कहलाता है सिल। उसके बाद ये होता है पाइप, जिसको कंड्यूट भी कह रहे थे, कंड्यू भी कह रहे थे, जो कि ऊपर लेकर के जाता है। लेकोलिथ आपने देख लिया, ये रहा डोम शेप और ये रहा बाथोलिथ। ठीक है, अब हम जरा डाइक देख लेते हैं। डाइक में क्या होता है? देखो, ये जो मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा था ना, ये क्या होता है कि रॉक को ऐसे वर्टिकली चिड़ता हुआ अंदर घुस जाता है। देख रहे हो, वर्टिकली चिड़ रहा है, हॉरिजेंटली नहीं। हॉरिजेंटल होता तो ऐसे लेटा हुआ होता, वर्टिकली ऊपर की तरफ चिड़ता हुआ ही अपने रास्ते से दूसरे रास्ते में घुस जाता है। और जब वो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है, इसको हम डाइक कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइक कह देते हैं। देख रहे हो, डाइक कह देते हैं। ये कब होता है? या तो क्रैक्स के थ्रू हो जाता है, फिशर्स के थ्रू हो जाता है, या हल्का फुल्का भी छेद है उसमें लेकर के वो घुस जाता है। ठीक है, इसका जो संरचना है वो डिस्कॉर्डेंट या असमरूप होता है, सिमिलर नहीं होता, कठोर होता है, क्षरण के बाद दीवार जैसा दिखता है। एग्जाम्पल इसका ढक्कन ट्रैप में हमारे है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाए। डाइक के बाद आ जाता है वॉल्केनिक नेक। वॉल्केनिक नेक आ जाता है, जैसे आपने देखा कि गर्दन बनी हुई है, जिससे क्या हो जाता है? मैग्मा बाहर आ सकते हैं, उसका वॉल्केनिक नेक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका एग्जाम्पल है डेविल्स टावर। ये हमने खत्म कर लिया इन सबका। आप देख सकते हो समरी यहाँ लिखा है, सबके साथ साथ मैंने समरी भी लिख दिया कि लास्ट मोमेंट पर आप समरी देख करके चले जाओ। अब कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्केनो देख लो जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, वो मैं स्टार मार्क कर दिया। जैसे माउंट फ्यूजी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में पाया जाता है, जो कि जापान में है, पूछा जाता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है किलुबा और माउंट लोवा, ये दोनों पूछा जाता है। और तीसरा जो है वो है करकटोवा। ठीक है, ये
4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो सारे ही हैं, लेकिन ये 4 काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉल्केनो है बाई वॉल्यूम, माउना लोआ, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और बाकी इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने ये 4 जो मार्क किए हैं इनको तो भूलना नहीं है। पैसिफिक वाले रीजन से मेडिटेरेनियन और हिमालयन में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है माउंट इटना। माउंट इटना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूरोप में अभी भी काफी एक्टिव है ये, ठीक है, और कहाँ पाया जाता है, इटली में पाया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बाकी सारे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अफ्रीका वाले में देख लो, अफ्रीका वाले में देखो, पढ़ तो तुम ये खुद भी लोगे, मेरा काम है इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें दे देना। नाम में क्या बताऊं तुम्हें, बताओ, सारी चीजें डिटेल में जो कंसेप्चुअल बातें वो सब बता दी मैंने आपको, अब बस नाम देखना है, नाम में भी जो इंपॉर्टेंट हो मैं तुम्हें छाट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब अफ्रीकन रीजन में या मिडिल ईस्ट वाले रीजन में कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो है किलिमंजारो। किलिमंजारो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है, और अभी ये डोरमेंट है और तंजानिया देश में पाया जाता है। उसके बाद है निरागोंगो। निरागोंगो कहाँ पे है, कांगो में, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इथोपिया में एक और अभी हाल में ब्लास्ट हुआ है, उसका भी मैं लेकर के आया हूँ बेटा। देखो अभी दिसंबर में हम पढ़ रहे हैं और नवंबर दिसंबर तक का सारा करंट अफेयर भी इसमें इंक्लूडेड है, करंट भी मैंने नोट करा है। यूरोप में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आइसलैंड का ये वाला, आइसलैंड का ये वाला, इसका नाम जो भी हो तुम पढ़ लेना और जो आ जाए मुझे बता देना, ठीक है, ये पहला वाला। उसके बाद बात करें तो सबमरीन, कौन कौन से जो सबमरीन है जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, आइसलैंड में काफी ज्यादा है, स्वत्सी और गलपकोज वॉल्केनो कहां पर है, इक्वाडोर में, ठीक है, गलपकोज भी इंपॉर्टेंट है। अब इन सब के मैंने जो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे माउंट लोआ काफी इंपॉर्टेंट है, उसका फोटो लगा दिया है, देख लो आप मैप पर कहां पर है ये माउंट लोआ, ठीक है। उसके अलावा हवाईन आइलैंड के पास, ठीक है। उसके अलावा आप देख लो पेट्रिक्यूरिन, ठीक है, नवादो। उसके अलावा माउंट पेलिक, कोटोपैक्सी ये रहा, कोटोपैक्सी, एकोंकागुआ ये रहा, चिली के आसपास में पाया जाता है। सेंट हेलेंस और हेक्टा हो गया ये। उसके अलावा कौन सा है इंपॉर्टेंट, माउंट एटना, थीरा, हमारे यहाँ करकटाओ मैंने बता दिया आपको। उसके बाद भारत में कौन सा है, बैरन आइलैंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है। माउंट फ्यूजी ये भी आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा भी जो मैंने लिस्ट में लिखवाया है वो सारे इंपॉर्टेंट है। भारत में कौन कौन से, भारत में 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, डिटेल में मैंने ऑलरेडी करा दिया है तो वापस नहीं कराऊंगा। जिसमें सबसे एक्टिव कौन सा है, अभी भी एक्टिव कौन है, बैरन आइलैंड अभी भी एक्टिव है, बार बार इसलिए करा रहा हूं ताकि याद हो जाए। 2 बातें याद रखनी है कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वॉल्केनो, सबसे हाईएस्ट एक्टिव वाला तो वो था कोटोपैक्सी। वर्ल्ड हाईएस्ट वॉल्केनो अल्टीट्यूड के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से सबसे हाईएस्ट कौन है, वो है ओजोस डेल सलाडो। ओजोस डेल सलाडो कहां पर है ये, अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना चिली बॉर्डर के पास में है, एंडीज पर्वत पड़ता है वहां पर है ये। इसकी ऊंचाई तकरीबन 6893 मीटर के आसपास है। और लार्जेस्ट, टॉलेस्ट नहीं, लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम कौन है, अभी आपने देखा माउना लोआ जो कि हवाई आइलैंड पड़ता है, यूएसए का एरिया है, ठीक है, जो कि सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा है। अब देख लो रिसेंटली वाला, हाल ही में कौन कौन से वॉल्केनो है जिन्होंने इरप्ट किया है, अभी भड़के हैं, जैसे किलुआ जो कहाँ है, हवाई में, 2024 में दिसंबर में ये भड़का था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो लाकी लाकी, लाकी लाकी इंडोनेशिया में है, जिसमें क्या हुआ था 10,000 मीटर तक हमारे को देखने को मिला था, इसका धुआं ऊपर उठ करके गया था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इंडोनेशिया में है। जो हाल में भड़के हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये देख लो, स्टार मार्क कर लो, हाईली गुब्बी, कभी भी छाप सकता है तुम्हारे एग्जाम में, इसलिए क्योंकि यही अभी अभी कुछ दिन पहले ही ये फटा है इथियोपिया में, जिसका नाम है हाईली गुब्बी, और नवंबर 2025 में छपा है, देख लो अभी तक का अपडेटेड है ये, और ये 12,000 साल बाद माना जाता है कि ये ब्लास्ट हुआ है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट होता जाता है, किसी भी एग्जाम में आने वाले समय में पूछा जा सकता है। उसके अलावा बाकी सारे हैं उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ये है उलाउन जो कि पापुआ न्यू गिनी में है, जो कि अभी भी धधक रहा है, तो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। कोस्टारिका वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाईली गुब्बी तो मत भूलना मेरे भाई, सारी बातें वहां, यहाँ हिंदी में भी वही सारी चीजें लिखी गई हैं, तो आप देख लेना। सो आज की क्लास में यही तक था। अगर आपको सच में मेहनत पसंद आ रही हो, इतना सब कुछ अगर सच में अच्छा लग रहा हो, मुझे नहीं लगता है कि उससे बेहतर कोई आपको दे पा रहा होगा इस टॉपिक पर, ठीक है। अगर कोई यूट्यूब पर करा रहा है या पेड में भी करा रहा है तो आप मुझे आकर के बताएं, और सच में अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई बड़े भाई होने के नाते आपके लिए मैं कर रहा हूँ इतना सब कुछ, तो आप भी छोटे भाई का फर्ज निभाओ और लोगों को बताओ कि भाई एक हैं हमारे जानने वाले आपके प्रिय, जो कि आपके लिए इतनी सारी मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, ताकि आने वाला समय सिर्फ आपका हो, और कहीं पर भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, जीके का जो डर है, फियर है, वो खत्म हो जाए, और एग्जाम में धुआं करके आ जाए, वहां भी ज्वालामुखी फाड़ के आ जाए, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए,
टाटा बाय बाय, जय हिंद। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो जाकर के कर लीजिए और करवाइए। है मुझे तुमसे तो कहना ही नहीं है, मेन है तुम्हें करवाना है, मैं ये सब बातें नहीं कहना चाहता। और जिन बच्चों ने टेलीग्राम पर अभी तक नहीं ज्वाइन करा है तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं जल्दी, ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय, जय हिंद।